नमस्कार मित्रों, आज 18 जून है और 18 जून को पूरी दुनिया सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे के रूप में मनाती है। और इसका अगर हिंदी अनुवाद करेंगे तो ये होगा सतत संपोषण दिवस। कब से मनाया जा रहा? तो ये मनाने का चलन 2016 ईस्वी से शुरू हुआ। इसको कौन मनाता है? ये दिवस को यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली मनाती है और ये जो है यूनेस्को और यूनाइटेड नेशंस का जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, ये सब मिलजुल करके इसको मनाने का चलन है। तो ये 2016 से शुरू हुआ। क्यों मनाया जाता है और बेसिकली इसका अर्थ क्या होता है, आज हम इन्हीं सब मुद्दे पर बात करेंगे, क्योंकि ये क्यों रेलेवेंट है इसको जानना ज़रूरी है। आज हम इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे। लेकिन जो हमसे इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं उनको मैं अपना परिचय दे दूं। मैं डॉक्टर क्रांति चंदन जयकर, पूर्व एवं प्रथम विभागाध्यक्ष, चर्म यौन कुष्ठ रोग विभाग, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना, बिहार, भारत। मैं वैसे तो एक चर्म रोग चिकित्सक हूं, लेकिन जो मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि मैं एक होलिस्टिक हेल्थ एक्सपर्ट भी हूँ, यानी समग्र स्वास्थ्य विशेषज्ञ, यानी एक वैसा चिकित्सक जो केवल बीमारी नहीं बल्कि उस बीमारी से जुड़े हुए सारी चीज़ों को ध्यान में रख के इलाज करता। क्योंकि मेरा मानना है कि आप अच्छी चिकित्सा तभी कर सकते किसी भी मनुष्य का जबकि बीमारी को होलिस्टिकली आप समझिए। क्योंकि इंसान केवल इंसान नहीं है, वो एक समाज में रहता है, एक कल्चर में रहता है। उन सारी चीज़ों को जब तक नहीं समझिएगा तब तक आप किसी भी बीमारी को जड़ से नहीं ठीक कर सकते। और हमारा शरीर हमारे भोजन से बना है, तो हमारे शरीर में कोई भी बीमारी क्यों होगा? क्योंकि भोजन गलत होगा। हर इंसान हर चीज़ नहीं खा सकता, लेकिन हर इंसान हर चीज़ खाना चाहता है। गड़बड़ी यहीं से शुरू हो जाता है। तो जब तक हम भोजन नहीं बदलेंगे दुनिया का कोई बीमारी जड़ से नहीं जाएगा। तो मैं भोजन बदल के और शारीरिक क्रियाशीलता बढ़ा के हर बीमारी को ठीक करने में भरोसा रखता हूं। और करीब करीब 1 लाख मरीज जो मैंने इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, जो कि बिहार, जो कि 13 करोड़ जनता का राज्य है, भारत देश का 13 करोड़ पॉपुलेशन वाला राज्य का ये सबसे बड़ा संस्थान है, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान। और यहाँ पर करीब मैं 6 साल HOD रहा स्किन बीडी का। तो उस दौरान करीब करीब 1 लाख मरीज देखा और उस 1 लाख के मरीज के अनुभव से मैंने सीखा कि इस धरती पर कोई भी बीमारी 5-6 ही कारण से होता। ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाना, कम प्रोटीन खाना, कम फाइबर खाना, 2 घंटा भी रोज़ नहीं टहलना, आधा घंटा भी चमड़े को धूप नहीं दिखाना और कम से कम 6 घंटा भी नहीं सोना और वर्तमान में नहीं जीना, भविष्य में जीना। तो यही 6 कारण है दुनिया में कोई भी बीमारी होने को। इंसान अगर इस 6 चीज़ को दुरुस्त करके रखे तो इस धरती पर डॉक्टर की जरूरत 4 चीज़ में बचेगा। जब एक्सीडेंट हो जाए, जब जन्मजात गड़बड़ी हो, जब घर में किसका डिलीवरी कराना हो, जब उम्र के हिसाब से चश्मा बदलवाना हो। नहीं तो धरती पर शरीर को ठोक बजा के 100 साल के लिए भेजा गया है, 100 साल तक डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए। तो मैं होलिस्टिकली बीमारियों को देखता हूँ, इसीलिए जो है कि मैं अपने आप को होलिस्टिक हेल्थ एक्सपर्ट कहता हूँ। और उसी बिना पर मैं ये वीडियो आपको बना करके बता रहा हूँ कि क्यों मानव जाति को सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे के बारे में जानना चाहिए और क्यों इसके बारे में जागरूकता फैलाने की महती आवश्यकता है। आज मैं इसी की विवेचना करूंगा। तो मित्रों, जैसा कि मैंने अपना परिचय दे दिया कि मैं भोजन बदल के हर बीमारी को जड़ से ठीक करने में भरोसा रखता हूं। मेरा मानना है कि दवाएं केवल 10% ही किसी भी बीमारी को ठीक करती हैं। 90% इलाज आपका डाइट और एक्सरसाइज होता है। लेकिन इधर के दिनों में मनुष्य जाति ने औद्योगिकरण के बाद जो अपना रूप बदला है, अपना जो है काम करने का तरीका बदला है, इसमें इस तरीके में ऐसा हुआ कि मनुष्य जाति का कैलोरी एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा कम हो गया। मनुष्य जाति अब बहुत कम शारीरिक श्रम करने लगा, लेकिन वो प्रोसेस्ड फूड बहुत ज़्यादा खाने लगा और यही बहुत सारे बीमारियों का जनक हो गया। और ये केवल मनुष्य जाति अपना सेहत ही नहीं खराब कर रहा है, ये गलत भोजन करके पूरे सृष्टि, पूरे कायनात, पूरी पृथ्वी का जो है स्वास्थ्य खराब कर दे रहा है। क्योंकि ये कोई अलग अलग मुद्दा नहीं है कि हम अपना स्वस्थ हो जाएं और बाकी आदमी अस्वस्थ रहे। तो हमारा स्वास्थ्य कहीं न कहीं गहरे में तल पर जाके बाकियों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। तो हमको आज के डेट में ये समझने की आवश्यकता है कि भारतवर्ष ही वो देश था जो कहता था वसुधैव कुटुंबकम। तो ये अकारण ही नहीं कहा गया था, कहीं न कहीं हम लोग सब जुड़े हुए हैं। और आज मानव जाति इस बात को समझ गया है कि अगर हम इसी ढंग से अपना भौतिक क्षुधा को बढ़ाते रहे तो ये पृथ्वी पर जीवन सस्टेनेबल नहीं रह पाएगा, सतत जीवन हम नहीं कह सकते। और आगे के जनरेशन्स में हम
बहुत ख़राब दुनिया छोड़ के जाने वाले हैं और हमारे बच्चों को और हमारे उनके बच्चों के बच्चों को भारी मुसीबत झेलना पड़ सकता है। इसीलिए आज हमको जागना होगा, उनके लिए जागना होगा, तभी हम एक अच्छी धरती उनके लिए दे पाएंगे। तो इसीलिए यही इस दिवस का पर्पस है। और आपको मैं बता दूं कि मानव जाति अलग अलग दिवस को मनाता है ये सोच करके कि भाई ये सब चीज़ों का जीवन में अलग अलग महत्व है और हर आदमी को किसी न किसी खास दिन किसी खास चीज़ के लिए जागरूक करते रहने की आवश्यकता पड़ती है। नहीं तो जीवन जीते जीते आदमी अपने आबो हवा, परिवेश, वातावरण, कल्चर सबको भूल जाता और उसकी वजह से जो है कि ज़्यादा ऑब्जेक्टिव हो जाता और सब्जेक्टिविटी को भूल जाता और बहुत सारे रोगों का शिकार हो जाता। तो इसीलिए ये दिन की मनाने की आवश्यकता है। तो ये वर्ड का अर्थ क्या हुआ? गैस्ट्रोनोमी का अर्थ होता है, अगर आप लिटरल मीनिंग लीजिएगा, गैस्ट्रोनोमी का अर्थ होता है स्टोमक रूल, जो पेट का क्या नियम है ना। तो अगर आप इसको देखिएगा कि ये एक प्रकार का एक ऐसा विधा है जो कि केवल सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव ही नहीं है, सब्जेक्टिविटी भी है इसमें, और इसमें आपको बहुत सारा चीज़ सोचने विचारने का मौका देता है। फ्रॉम फील्ड टू फोर्क, यानी कि अन्न जहाँ से उपजता है आप उसकी भी परवाह करते, आप इसकी परवाह करते कि जहाँ अन्न उपज रहा है उस मिट्टी को तो ख़राब नहीं कर रहा है, और आप जो आपके प्लेट में जो पहुँच रहा है, आप जो फोर्क में डाल के खा रहे हैं, तो फ्रॉम फील्ड टू फोर्क आप परवाह करते कि ये वातावरण के लिए कैसा है, आप जो भोजन खा रहे हैं वो आपके लिए कैसा है। आप केवल इसकी परवाह नहीं करते, आप ये भी परवाह करते कि हम जो अन्न खा रहे हैं, हम जो भोजन खा रहे हैं, वो वातावरण को कितना डैमेज कर रहा है, कि वातावरण को मजबूत बना रहा है, हम ये भी चिंता करते हैं। और लोगों को ये किसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, हमारे डाइवर्सिटी को क्या इफेक्ट पड़ रहा है। हम इन सारी चीज़ों की जब कद्र करके भोजन करते हैं तो एक ढंग से हम इसको कह सकते हैं माइंडफुल ईटिंग है ये गैस्ट्रोनोमी। तो ये बेसिकली आर्ट एंड साइंस ऑफ ईटिंग है, आर्ट एंड साइंस ऑफ वेलबींग है। तो इस बात की कदर करता है। तो बेसिकली इसके अंतर्गत अगर आप देखिएगा तो ये आर्ट है और आर्ट एंड साइंस है कि हाउ टू प्रिपेयर ए फूड, हाउ टू सर्व ए फूड एंड हाउ टू जो है कि कुक डिफरेंट फूड इन डिफरेंट स्टाइल्स। तो ये इस बात का आर्ट है। और साथ ही साथ इसमें गैस्ट्रो साइंस भी है, तो थ्योरी भी है और उसमें प्रैक्टिकल भी है। तो बेसिकली ये साइंस ऑफ गुड ईटिंग भी है कि कैसे हमको खाना है, क्या खाना है और कौन सा चीज़ क्यों नहीं खाना है। ये सारे चीज़ को जान के खाना है, यानी कि जाग के खाना है, होशपूर्वक खाना है। ये जो हम लोग बेहोश होकर भोजन करते उस प्रकार से नहीं करना है। तो ये गैस्ट्रोनोमी ही सिखाता है। तो गैस्ट्रोनोमी के विधा में जो हम लोग डिस्कवरिंग करते हैं, इसमें टेस्टिंग करते हैं, इसमें एक्सपीरियंसिंग अबाउट फूड प्रिपरेशन के बारे में जानते हैं कि कोई भी खाना जो हमारे प्लेट तक पहुंचा वो कैसे बना है, और उसकी रिसर्च करते हैं, उसको समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं और उसको लिखते भी हैं कि हम जो भी खाएं वो कैसा लगा, ब्लॉग बनाते हैं ताकि और लोगों को भी उसके बारे में जानकारी मिल सके, बहुत सारा चीज़। और सही चीज़ों के प्रति लोग मोटिवेट हों, सही फूड के प्रति लोग मोटिवेट हों खाने के लिए। तो ये चीज़ है। उसका एडवर्टाइजमेंट भी हो सही प्रकार के फूड का, क्योंकि गलत प्रकार के फूड का एडवर्टाइजमेंट तो आप बहुत देख रहे हैं, लेकिन सही प्रकार के फूड का एडवर्टाइजमेंट भी होना ज़रूरी है। तो वही चीज़ गैस्ट्रोनोमी का अर्थ होता है। और इसमें बेसिकली ह्यूमन न्यूट्रिशन का जो सेंसरी क्वालिटी है, जो ऑब्जेक्टिविटी है उसका, उस पहलू को भी जाना जाता है गैस्ट्रोनोमी के अंतर्गत। तो यही चीज़ जो है ये समझने की विधा का नाम है गैस्ट्रोनोमी, और हम लोग इसमें यही ये करते हैं। अब क्या है, एक वर्ड होता है सस्टेनेबल। तो गैस्ट्रोनोमी तो हम समझ गए कि ये क्या है, कि जो भी हम भोजन कर रहे हैं वो कहाँ से निकला हम इसकी परवाह करते, उसको बनाने में कितना CO2 उत्सर्जन हुआ, कार्बन फुटप्रिंट कितना बना, हम इसकी परवाह करते हैं। वातावरण में कितना ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा गया उसको फूड को बनाने में, तो ये इसकी हम कदर करते हैं, इसकी परवाह करते हैं, तब हम भोजन करते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रोनोमी। एक तो ये हो गया। दूसरी बात कि हम भी स्वस्थ रहें और वातावरण भी स्वस्थ रहे। ऐसा नहीं कि अगर, अच्छा एक चीज़ और भी है कि अगर हम गलत भोजन करेंगे तो केवल हम ही अस्वस्थ होंगे, ऐसा नहीं है, वातावरण भी अस्वस्थ होगा, क्योंकि गलत भोजन केवल हमको नहीं वातावरण को भी खराब करेगा। इस चीज़ को समझ के खाना, इसी को हम लोग कह सकते हैं गैस्ट्रोनोमी। तो वर्ल्ड गैस्ट्रोनोमी डे का मतलब ये, लेकिन केवल गैस्ट्रोनोमी डे नहीं है आज है सस्टेनेबल गैस्ट्रोनोमी डे। यानी सस्टेनेबल का अर्थ समझिए, सतत।
हम जैसा कि बताया सस्टेनेबल का अर्थ होता है कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें आप अगर किसी प्रक्रिया का दोहन कर रहे हैं तो आप इस ढंग से दोहन करें कि उसको रिपेयर भी करते जाएं उसको, ताकि वो भविष्य के जनरेशन्स को भी वो मुहैया रहे। तो अगर हम जल का दोहन कर रहे हैं तो इस ढंग से करें कि हमारे प्रोजनी को भी जल मुहैया हो जाए, ये नहीं कि उसका बर्बादी शुरू कर दें, उसको सही मात्रा में संचयन करके जाएं, भविष्य की पीढ़ी को भी वो एक अच्छा रहने का माहौल, वातावरण, आबो हवा दे के जाएं, हम उसको भी वही चीज़ दें जो हमको अपने पुरखों से मिला था। तो इसको सस्टेनेबल बोलते हैं। लेकिन आज के डेट में दुनिया सस्टेनेबल नहीं रह गई है। यही कारण है कि मानव जाति को अलग अलग गोल बनाना पड़ गया है और जो है कि लक्ष्य बनाना पड़ गया है। आपको पता होगा कि 2015 से पहले तक जो है मिलेनियम डेवलपमेंटल गोल मानव जाति बनाया था, यूनाइटेड नेशंस के तत्वावधान में बनाया गया था मिलेनियम डेवलपमेंटल गोल। वो पूरा हो गया 2015 में। उसके बाद एक नए गोल की आवश्यकता पड़ गई, तो फिर एक गोल बना जिसको हम लोग बोलते हैं SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बना है ये पूरे विश्व के लिए बना है और इसको यूनाइटेड नेशंस बनाया है। और यूनाइटेड नेशंस का जो स्टैटिस्टिकल डिवीज़न है, जो सांख्यिकी का उसका शाखा है, वो उसका नियंत्रण करते रहता है और उसका अलग अलग बैठक के द्वारा वो तय करते रहता है कि हमने कितना गोल अभी अचीव किया है। ये बात दिगर है कि अभी जो कोरोना का पैंडेमिक चल रहा है तो इसके चलते बहुत सारे लोग बेरोजगार हुए हैं और बहुत सारे लोग की जान चली गई है और इसमें डेवलपमेंट गोल बहुत पीछे गया है, बाल श्रम बढ़ गया है, एजुकेशन खराब हो गया है और प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा बढ़ा है क्योंकि लोगों का रोज़गार छिन गया है। तो ऐसे केसेस में ये गोल का जो लक्ष्य बनाया गया था और ये गोल का लक्ष्य बनाया गया 2030 तक, सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल 2030 तक यूनाइटेड नेशन बनाए हुए हैं और इसमें हम लोग पीछे गए हैं। तो एक नज़र आप डाल लीजिए कि मानव जाति जो 17 गोल बनाया है SDG, ये हर आदमी को जानना चाहिए कि ये 17 गोल क्या है। अगर आप इस धरती पर रह रहे हैं तो मानव जाति धरती को सही रखने के लिए और सब लोगों को सही रखने के लिए 17 गोल क्या क्या तैयार किया है वो जानना हर आदमी को ज़रूरी है। तभी जो है कि हम लोग जागरूक होकर के अपना योगदान भी उस गोल को पाने में हमारा क्या योगदान होना चाहिए, ये हम तभी उस योगदान को दे पाएंगे जबकि हमको पता रहेगा कि वो गोल क्या है। यदि हमको पता ही नहीं रहेगा तो हम उसमें अपना योगदान नहीं दे पाएंगे। तो इसीलिए वो गोल जानना जरूरी। टोटल 17 गोल है मित्रों, जो ये जो 17 गोल है जो कि 2030 ईस्वी तक मानव जाति को अचीव कर लेना है। और ये गोल क्या क्या है? पहला गोल है नो पॉवर्टी, इस धरती से एक्सट्रीम गरीबी को ख़त्म कर देना है। आज के डेट में भी हालत क्या है मित्रों कि आज के डेट में भी करीब करीब 1 अरब आदमी ऐसा है जो कि $1 प्रतिदिन से भी कम कमाता है। यानी $1 प्रतिदिन से कम में जीवन जीने वाला आदमी इस धरती पर करीब करीब 1 अरब है। लेकिन इस धरती में एक सच्चाई और भी है, विडंबना ही कहा जाएगा कि 1 अरब आदमी जहां 1 अरब जो है कि डॉलर से कम कमाता है, उसी समय में ऐसा भी दुनिया है कि 1 अरब आदमी 2.5 लाख प्रति महीना से ज़्यादा भी कमाता है। यानी 2.5 लाख प्रति महीना से ज़्यादा कमाने वाला आदमी भी 1 अरब से ज़्यादा हो गया है और 1 अरब आदमी $1 से कम कमा रहा है। करीब करीब 1 अरब आदमी के पास जो है अभी जो भूखमरी की समस्या है उसको 24 घंटे का कैलोरी नहीं मिल रहा है और करीब करीब 3 अरब आदमी ओवरवेट है। तो इसी धरती पर ये बहुत सारा असमानता आपको मिलेगा, आयरनी मिलेगा, विरोधाभास मिलेगा। एक तरफ अति पोषण है, एक तरफ अति जो है कि धन का केंद्रीकरण है और एक तरफ जो है कि बिल्कुल एक्सट्रीम गरीबी है। तो हमको कहीं न कहीं जागरूकता के द्वारा पाटना होगा, क्योंकि जिनके पास ज़्यादा है, ऐसा नहीं कि वो ज़्यादा लेके खुश हैं, वो ज़्यादा लेके भी नुकसान ही झेल रहे हैं, उनको बीमारी हो रहा है। तो एक ज़रूरत आन पड़ा है एक अच्छे एजुकेशन का, अवेयरनेस फैलाने का, कि लोगों को ये पता होना चाहिए कि आपको कितना खाने का ज़रूरत है और इस धरती पर प्लैनेट पर रहने के लिए आपको कितना कम खाने का ज़रूरत है, ये जानने की बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए ये सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे का चलन पड़ा। तो गैस्ट्रोनॉमी आपको हम बता दिए, अब हम लोग सस्टेनेबल समझ रहे हैं। तो सस्टेनेबल समझने के लिए, सतत विकास प्रक्रिया समझने के लिए कि धरती को हम दोहन जो भोज इतना ज़्यादा दोहन कर रहे हैं, किसी ढंग से अगर हम दोहन करते रह गए तो हमको कम से कम 4 पृथ्वी का जरूरत पड़ जाएगा। आज के डेट में हम लोग विकास किसको कहते कि चलो भाई बिहार भी अमेरिका हो जाए तो उसको हम लोग कहेंगे विकास हो गया। लेकिन
आप खुद सोच के देखिए, एक अमेरिकन एक भारतीय के कंपेरिजन में करीब करीब 34 गुना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी खर्च करता है, और अभी भी पूरे विश्व में केवल 15 से 20% इलेक्ट्रिसिटी ही रिन्यूएबल सोर्सेज से आता है, यानी सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा से आने वाला जो इलेक्ट्रिसिटी है वो अभी भी 20%, 15 से 20% से ज़्यादा नहीं हो पाया है पूरे विश्व में। लेकिन ऑन एन एवरेज देखिएगा तो, लेकिन जो है कि अभी भी जो 80% जो इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है वो ऐसे ऊर्जा से आ रहा है जो ख़त्म हो जाएगा। इस धरती पर करीब करीब 40 साल का मात्र जो है कि पेट्रोल और डीजल बचा हुआ है। इस धरती पर 120 साल का जो है कि गैस बचा हुआ है, जो नेचुरल गैस हम लोग यूज करते हैं, और इस धरती पर 420 साल का ही केवल कोयला बचा हुआ है। इतना ज़्यादा मात्रा में मानव जाति दोहन कर चुका है। अभी हाल के दिनों में अभी क्या हुआ कि भारत में एक परियोजना पर जो है कि के लिए बजट दिया गया है करीब 40 अरब रुपये का। उस 40 अरब रुपये में जो है कि एक ऐसा पनडुब्बी बनाया जाएगा जो कि 6 किलोमीटर नीचे जाएगा समुद्र के नीचे। अभी हमारा वर्ल्ड सी डे पर मैंने एक वीडियो बनाया था मित्रों, वो जरूर देखिएगा। उसमें हमने आपको बताया था कि इस धरती का सबसे निचला हिस्सा कौन है, समुद्र भी समतल नहीं है, उसमें गड्ढा भी है, और सबसे गड्ढा जगह जो है सबसे जो है कि सबसे लोएस्ट पोर्शन जो है समुद्र के तलहथी का है, वो 11 किलोमीटर जो है कि गड्ढा है नीचे। और जो है कि सबसे बड़ा पहाड़ जो है 8.8 किलोमीटर ऊंचा है, माउंट एवरेस्ट। तो आप सोच के देखिए, तो जो सबसे 11 किलोमीटर जो गड्ढा है, और लेकिन वो तो प्रशांत महासागर में है, लेकिन अभी जो हिंद महासागर में है वो 6 किलोमीटर मैक्सिमम गड्ढा है हिंद महासागर में। तो इसीलिए हिंद महासागर में एक ऐसा पनडुब्बी मानव जाति भारत में के लिए बजट पास हुआ है, 40 अरब लगेगा उसमें, कि वो पनडुब्बी नीचे जाएगा और उसमें आदमी को लेके जाएगा और वो अध्ययन करेगा कि नीचे में वो ऐसा करके खनिज निकालेगा जो कि इसमें प्रचुर मात्रा में ऊर्जा मिलेगा। ऐसा खनिज तलहटी पर है। तो कहने का मतलब हुआ कि मैं आपको बता रहा था कि केवल 420 साल का ही कोयला धरती पर बचा हुआ है, और अभी भी जो इलेक्ट्रिसिटी जो बन रहा है वो 80% जो है कि वैसे चीज़ों से बन रहा है जो कि ख़त्म हो जाएगा, जैसे कोयला से बन रहा है। थर्मल इलेक्ट्रिसिटी, जो थर्मल पावर प्लांट बनता है, अभी भी 80% इलेक्ट्रिसिटी वहीं से आ रहा है। तो मानव जाति ये चीज़ को बैलेंस करना होगा कि अब उसको जितना हमारा जो है कि प्रोजेनी यूज कर लिया, हमारे बाप दादा पुरखा यूज कर लिए, वो यूज कर लिए, अब के जनरेशन में अगर हम उसी ढंग से चलेंगे, नहीं जागेंगे, तो हम जो है ये अच्छा जीवन बच्चों को नहीं दे पाएंगे। तो हमको यही चीज़ समझना है कि एक तरफ जो अति है एक तरफ से कम है, तो उस चीज़ को पाटना होगा। ये जो गैप आ गया है, ये जो है कि इनइक्वलिटीज़ आ गया है, इसको पाटने की आवश्यकता है, और इसी से जब तक हम पाटेंगे नहीं तब तक सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं हो सकता। तो ये चीज़ जो है, तो पहला लक्ष्य जो बनाया गया है, टोटल 17 गोल है, उसमें से पहला गोल है नो प्रॉपर्टी, यानी एक्सट्रीम प्रॉपर्टी को ख़त्म कर देना है, और जीरो, और जो है कि जो प्रॉपर्टी में है उनको धीरे धीरे कम करते जाना है। आपको जान के आश्चर्य होगा मित्रों कि भारतवर्ष ने करीब करीब 30 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से उबारा था कोरोना काल के पहले, लेकिन कोरोना के चलते जो दूसरा वेव भी आया, उसके चलते अच्छा खासा लोग जो है करीब करीब 30 करोड़ के आसपास ही बेरोजगार फिर से हो गए। यानी कि जितने लोगों को हमने निकाला था वो फिर से जो है कि गुड़ का गोबर हो गया, वो फिर से जो है कि गड़बड़ा गया बात। तो इस बात को समझने की आवश्यकता है। कोरोना के चलते अच्छा खासा डैमेज हुआ, लक्ष्य जो है जो हमको पाना था वो नहीं पा पाए। तो जो है कि आपको जो 17 गोल है, जो उसको हम लोग बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल, हिंदी में उसको अनुवाद करेंगे तो सतत विकास लक्ष्य जो बनाया गया है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। तो इसमें से पहला है नो पॉवर्टी, दूसरा है नो हंगर, भूखमरी को ख़त्म कर देना। 80 करोड़ लोग धरती पर भूखमरी के शिकार हैं, तो उनको भूखमरी का शिकार नहीं रहने देना, यानी कि जो है कि कैलोरी सबको प्रॉपर अमाउंट में अवेलेबल करना। हम लोग धरती को कितना दोहन कर रहे हैं इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। इस धरती पर इतना अन्न उपजता था कि 1950 के दशक में मानव जाति 2200 कैलोरी प्रति व्यक्ति उत्पादन करता था। 2200 कैलोरी प्रति व्यक्ति उत्पादन करता था। आज के डेट में मानव जाति 2700 कैलोरी प्रति व्यक्ति उत्पादन कर रहा है। बावजूद इसके भी 86 करोड़ लोग जो हैं वो भूखमरी के शिकार हैं। तो कहीं ना कहीं इनइक्वलिटीज़ है, क्योंकि 40% अन्न की बर्बादी होती है।
70-80% फल खराब हो जाता है, मानव जाति उसको खा नहीं पाता। और हम लोग जो भी चीज़ खाते हैं, आपको जान के आश्चर्य होगा कि प्रकृति में करीब करीब 2000 से ज़्यादा मात्रा का जो है कि केवल अन्न उपलब्ध है। सीरियल से जोड़िएगा तो 2000 से ज़्यादा प्रकार का उपलब्ध है, लेकिन हम लोग मोटा मोटी 30 अन्न ही में सिमट जाते हैं। यानी जितना प्रकार का भोजन प्रकृति ने बनाया था उसका हम लोग केवल 5% यूज कर रहे हैं। 95% इन वर्ल्ड पॉपुलेशन इज यूजिंग ओनली 5% ऑफ डिफरेंट डाइवर्सिटी ऑफ क्रॉप्स दैट हैज़ बीन प्रोवाइडेड बाय द नेचर। नेचर ने हमको जो दिया था उसका केवल 5% ही हम लोग यूज कर रहे हैं। उसके चलते हो क्या रहा है कि जो हम खा रहे हैं उसी का पैदावार हो रहा है। तो प्रैक्टिकली बहुत सारा चीज़ धरती से गायब हो जा रहा है। अब वो सदा के लिए गायब हो जाएगा। अगर हम उसको बचा के किसी संग्रहालय में नहीं रखेंगे तो वो जीन धरती से सदा के लिए ख़त्म हो जाएगा और वो फिर हमको कभी नसीब न हो पाएगा। इस धरती पर जितना बड़ी मछलियाँ हुआ करती थी, करीब करीब 80% मानव जाति ख़त्म कर चुका है। तो ये हालत है। अभी करीब करीब 50% कोरल रीफ ख़त्म हो चुका है। और कोरल रीफ क्या इम्पोर्टेंट है, उसको समुद्र का वन कहते हैं। और जो ग्रेट बैरियर रीफ है उत्तरी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा कोरल रीफ है। आपको अंडमान में भी कोरल रीफ मिल जाएगा। वो उसको बोलते हैं समुद्र का वन जो है, उसमें करीब करीब पूरे समुद्र में जितना भी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उसमें से 25% डाइवर्सिटी अकेले केवल जो है कि वो कोरल रीफ में निवास करता है। और पूरे समुद्र के एरिया का जो है कि 1% भी कोरल रीफ नहीं है, सोचिए। और उसमें भी जितना था उसमें भी 50% हम लोग ख़त्म कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि समुद्र का एसिडिटी बढ़ रहा है, सैलिनिटी जो है कि एसिडिटी बढ़ रहा है, उसकी वजह से जो है कि कोरल रीफ गल जा रहा है, क्योंकि वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो जब ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा समुद्र तो वो ऐसे केस में वो गलने लगता है। और जब गलने लगेगा तो आपका जो है कि उस पर बहुत सारा ऑक्सीजन बनाता था, वो सब ऑक्सीजन बनाना बंद हो जाएगा। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन जो है आपको समुद्र बनाता है, वो फाइटोप्लैंक्टन बनाता है। तो कहीं ना कहीं हमको हंगर के लिए इन सब चीज़ों को रोकना होगा। तो ये जो है सस्टेनेबल गोल जो है तभी हम अचीव करते हैं। दूसरा गोल है नो हंगर। इस धरती पर किसी को भूखा नहीं मरने देना, भूखा नहीं छोड़ना। तीसरा गोल है गुड हेल्थ एंड वेलबींग। सबको एक अच्छा स्वास्थ्य मिले और एक अच्छा जो है सर्वे संतु निरामया, जो है कि ये जो है कि सबको बिना जो है कि दुख के हो जाए सब लोग। यही जो है कि ये सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे जो है कि सब निरामय हो जाएं। तो इसी की कल्पना जो की गई थी हमारे सनातन धर्म में। लेकिन कहीं ना कहीं हम भी जो है उससे विमुख होते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये दिन हमको ये बताने का दिन है कि हमको याद दिला दिया जाए कि हमको सबके लिए सोचना है, केवल अपने लिए नहीं सोचना है। तो गुड हेल्थ एंड वेलबींग जो थर्ड गोल है, यह जो है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का, और जो 17 गोल में से तीसरा गोल है। पहला गोल है नो पॉवर्टी, दूसरा गोल है नो हंगर, तीसरा गोल है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, चौथा गोल है क्वालिटी एजुकेशन सबको मिले, और जो है कि पांचवा गोल है जेंडर का इक्वलिटी हो। मेल फीमेल में जो एक जो है कि जेंडर इनइक्वलिटी है, असमानता है, वो नहीं रह जाए। क्लीन वाटर और सैनिटेशन सबको उपलब्ध हो, तो ये भी एक गोल है। उसके लिए अभी आपको मैं बताऊंगा कि एक स्वच्छता दिवस भी मनाया जाता है, जो कि अभी आने वाला है। जून के महीने में ही स्वच्छता दिवस भी मनाया जाता है। तो क्लीन वाटर और सैनिटेशन सबको मुहैया किया जाए। तो आपको जान के आश्चर्य होगा मित्रों कि धरती पर जितना भी पानी है 97% पानी जो है वो समुद्र में है। 97% धरती का पानी समुद्र में है, और उसमें से करीब करीब बाकी जो पानी बचा 3%, उस 3% पानी में जो है कि आपका नदियों में 1% पानी के आसपास है, और वही आपको पीने के लिए वर्षा का जल के रूप में मिलता है। तो कहीं ना कहीं हमको चेक डैम बना के उसको श्रृंगारने की आवश्यकता है, उसको जमा करने की आवश्यकता है। लेकिन आज जो हम सब जगह का शहरीकरण किए जा रहे हैं, तो ऐसा रोड बना रहे हैं जिसमें पानी नीचे नहीं जाता। चूँकि पानी नीचे नहीं जाता तो उसके चलते क्या होता कि धरती में पानी जाने के लिए एक ही चीज़ बचता, वो है नदी। तो नदी अब छोटा होता जा रहा है, नदी सब सारा सूख जा रहा है, नदी अपना रास्ता बदल दे रहा है, मुख्य शहरों को नदी छोड़ते जा रहा है,
क्योंकि सारा पानी सोख लिया जाता है। और नदी अब छिछली होती जा रही है, उसके वजह से जब भी पानी आता है तो सीधे सीधी बाढ़ ही आ जाता है, और हर जगह पानी चूँकि ज़मीन के अंदर नहीं जा पाता तो उसके वजह से भी जीवन पर आफत आता है। हम लोग नली भी बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, ज़मीन के नीचे जो है भी उसमें एक अलग से सीमेंटेड लगा देते, तो कहीं ना कहीं उसमें छेद देने की आवश्यकता है ताकि पानी भी ज़मीन के अंदर परकोलेट कर सके। तो इसीलिए हमको इस ढंग से करना होगा, तभी हमको क्लीन वाटर और सैनिटेशन सबको नसीब होगा। क्योंकि और हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट जो हम लोग खा रहे हैं, तो ये कार्बोहाइड्रेट जो उपजता है तो ज़्यादा ज़मीन का पानी सोखता है। जितना भी कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट होता है वो ज़मीन का ज़्यादा पानी सोखता है, तो हमको ऐसे चीज़ों से एवॉइड करना होगा। और अगर हम दलहन का पौधा उपजाते हैं तो ये वातावरण का पानी सोखता है, वातावरण का नाइट्रोजन सीख कर सोखता है, इसलिए वो ज़मीन को कम डिस्टर्ब करता है और ज़मीन को रिप्लेनिश कर देता है। तो इसीलिए हम लोगों को हमेशा दलहन का पौधा ज़्यादा लगाना चाहिए। ये हमारे लिए भी उचित है और हमारे प्रकृति के लिए भी उचित है। तो इसलिए जो है कि हमको ये समझना होगा कि जो छठा लक्ष्य है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, तो इसको अचीव करने के लिए भी हमको जाग के हमको भोजन करना होगा, समझना होगा कि हम पानी का ज़्यादा बर्बादी नहीं करें। एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी सबको ये जो है सुनिश्चित हो। एक चीज़ जान लीजिए, भारतवर्ष में प्रति नागरिक जो है करीब करीब 3 से 4 यूनिट बिजली खपत करता है, और हमसे 34 गुना ज़्यादा खपत करता है एक अमेरिकन। तो अगर हर बिहारी अमेरिकन की तरफ बन जाए तो सोचिए 4 धरती भी कम पड़ने लगेगा, इतना खपत बढ़ जाएगा, कहाँ से लाइएगा? 4 प्लैनेट का जरूरत पड़ेगा, ऐसा ऐसा धरती के का 4 प्लैनेट का जरूरत पड़ेगा। तो ये जो है कि कभी किसी भी सूरत में आप धरती पर रहने के लिए सस्टेनेबल नहीं कहा जा सकता। इसलिए एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी बहुत ज़रूरी है। तो मानव जाति अब क्या कर रहा है, सोलर एनर्जी को यूज करना सीख रहा है, ताकि जो भी अभी जैसे जो भेजा है परसेवरेंस रॉकेट जो भेजा है आपको, वहाँ पर अब चाइना भी भेज दिया अपना मंगल ग्रह पर, तो वो भी भेजा है, सूरज की रोशनी से वो काम करता है। तो एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी हमको सोचना होगा, और क्लीन एनर्जी होना चाहिए, नहीं कि हम वो पेट्रोल डीजल का खपत शुरू कर दे, गैस का नहीं, वो सबसे अब हमको बचना होगा। और डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ ये होना चाहिए कि वर्किंग इन्वायरमेंट सबको देना होगा और अच्छा इकोनॉमिक ग्रोथ हो, इसका हमको व्यवस्था करना होगा कि जो है कि सबके लिए एक अच्छा इकोनॉमिक ग्रोथ मुहैया करा जा सके। ऐसा हमको काम ढूंढना होगा जो प्रकृति को भी नुकसान नहीं करे। तो मनरेगा वगैरह का स्कीम जो है वो डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ का एक अच्छा मॉडल है, तो वो हमको लाना होगा सबके लिए। और इंडस्ट्री में इनोवेशन करना होगा और इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करना होगा। इंडस्ट्री में ऐसा इनोवेशन करना होगा कि जो इंडस्ट्री से जो कचरा निकलता है उसको रिसाइकिल करने का भी बंदोबस्त हम कर दें, और ऐसा चीज़ बनाए कि वो साइकिल का निर्माण करे। तो इंडस्ट्री जो कचरा उत्पन्न करे उससे अपना वो खाद भी बनाए और इस ढंग से करे, ताकि जो है कि वो जैसे आजकल ऐसा ऐसा रेस्टोरेंट खुला है, आप देखिएगा अमेरिका वगैरह में, लंदन वगैरह में, कि वो लोग क्या करता है अपना खेत भी रखता है, तो अपने खेत से ही वो खाना उपजाता है और जो भी कचरा निकलता है उसको वो उसी खेत में खाद के रूप में यूज करता है। और इस ढंग से सस्टेनेबल जो है कि मॉडल तैयार किया गया है। तो वही चीज़ जागरूक करना है लोगों को कि वैसे ही रेस्टोरेंट में खाना खाएं जो अपने से भी उपजा रहा है। मतलब कोशिश करना चाहिए कि प्योर जितना हो सके हम लोग नेचुरल भोजन करें, वो हम अभी आपको डिस्कस करेंगे। तो वो जो है कि आपको डिसेंट वर्क और इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, और रिड्यूस्ड इनइक्वलिटीज़, जो भी असमानता है लोगों के बीच में, जो हम आपको बताए कि एक तरफ वो आदमी, 1 अरब आदमी जो $1 से कम कमाता, और एक तरफ ऐसा आदमी है जो प्रतिदिन $100 से ज़्यादा कमाता। तो इस इनइक्वलिटी को जो है कि ब्रीज करने की आवश्यकता है। सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, तो जो ज़्यादा अमीर है उससे ज़्यादा टैक्स लगा दीजिए और सबको सर्वसुलभ कराइए अच्छा भोजन, तो ये चीज़ है। और सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ होना चाहिए। ऐसा हम शहर का विकास करें कि उसमें हम ये भी देखें कि पर्यावरण को भी नुकसान नहीं करें, और जितना हम वृक्ष काटते हैं उसको रोपना शुरू कर दें। तो अभी देखे होंगे कि अभी बहुत जगह क्या हो रहा है, पहले कोई भी रोड बनता था वृक्ष को काट दिया करता था, तो अब क्या कर रहा है कि जो है कि ट्री का ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है, तो वृक्ष को काट करके और दूसरे जगह पर रोप दे रहा है, तो उसको ट्री ट्रांसप्लांटेशन बोलते। तो अब मानव जाति जाग रहा है, तो कहीं न कहीं जागने के चलते अब हम लोग धरती को रिपेयर भी कर रहे हैं। तो इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर 10वां नंबर गोल है, रिड्यूस्ड इनइक्वलिटीज़, और 11वां नंबर गोल है सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ का डेवलपमेंट होना चाहिए।
और 12वां नंबर गोल है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, कि हमको जिम्मेदार नागरिक की तरह कंजम्पशन करना है। ज़्यादा ज़्यादा खाएंगे तो हमको भी तो बीमारी होगा, तो इसीलिए जो है कि हमको ज़्यादा कैलोरी नहीं लेना है, उससे हम भी स्वस्थ रहेंगे और दूसरों को भी स्वास्थ्य प्रदान करेंगे। तो और जो उसका रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन भी होना चाहिए और उसका प्रोडक्शन भी होना चाहिए, तो रिस्पॉन्सिबल की तरह होना चाहिए। ये नहीं कि हम खाली सोचें कि हम प्रोड्यूस करते रहें। तो अगर हम कोई खा रहे हैं पैकेज्ड फूड, तो उसको बनाने में अच्छा खासा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन हुआ है, उसके चलते ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि जब से औद्योगिकरण शुरू हुआ तब से लेकर अब तक करीब करीब 1 से 1.2 डिग्री टेम्परेचर धरती का बढ़ चुका है। तो इसी ढंग से अगर ग्लोबल वार्मिंग होता रहेगा तो ग्लेशियर पिघलने लगेगा, तो आपको मौसम का जो है कि असामान्यीकरण हो जाएगा। अभी आप पढ़े होंगे न्यूज़ में कि जून के महीने में भयंकर बारिश हुआ। अभी देखिए पूरा बारिश का आपको आवाज़ जा रहा होगा, चारों तरफ बारिश हो रहा है और उसका आवाज़ भी आपको जा रहा होगा। तो जून के महीने में इतना ज़्यादा बारिश हुआ तो पैटर्न आपका गड़बड़ा जाएगा, कब बारिश होगा कब जाड़ा होगा ये पैटर्न गड़बड़ा जाएगा। तो उसके चलते जो है कि आपका उत्पादन घटेगा, तो मौसम के ख़राब होने से उत्पादन घटेगा। गलत समय में गलत बारिश हो जाएगा तो उसके वजह से क्या होगा कि आपका बहुत सारा फसल डैमेज हो जाएगा। इसीलिए जो है कि आपको ये समझना होगा कि रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन करना होगा। और 13वां नंबर, जब आप रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन और प्रोडक्शन कीजिएगा तो क्लाइमेट पर भी आप केयर कीजिएगा। तो 13वां नंबर है क्लाइमेट एक्शन, तो वो क्लाइमेट एक्शन हो गया 13वां नंबर। तो हमको ये परवाह करना होगा कि हम कितना CO2 निकाल रहे हैं रोज़ का रोज़, हम कितना CO2 निकालें अपने दैनिक दिनचर्या में, कितना CO2 निकालें और कितना CO2 बनाए। बना तो हम सकते नहीं, लेकिन पेड़ लगा सकते, ये काम हम कर सकते हैं, या पेड़ में पानी दे सकते, ये काम हम कर सकते हैं। कितना पेड़ को सड़ने से बचाए। अगर हम कुछ खाना खा रहे हैं, फल खा रहे हैं, तो कोशिश करें कि उसका बीज हाथ में ले लें और जहाँ तहाँ वैसे जगह पर फेंक दें। थोड़ा सा हमको ज़्यादा पेन होगा, लेकिन अगर हम चाहें तो ऐसा कर सकते हैं कि उस बीज को ले करके ऐसे ऐसे जगहों पर डालना शुरू कर दें जहाँ पर कि वो उपज जाए और उससे जो है कि कल को वृक्ष तैयार हो जाए। तो ये हमको करना होगा, ये अपने आप नहीं होगा, ये हमको करना होगा, जो है कि सही चीज़ को सही जगह इस्तेमाल करना होगा, क्लाइमेट एक्शन। और 14वां नंबर जो है वो SDG का यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का है, वो लाइफ बिलो वाटर। तो पानी के नीचे जो जीवन है उसका हम कदर करेंगे। तो जो वर्ल्ड सी डे जो था 8 जून को, उस पर जो हम वीडियो बनाए उसमें इसका हम चर्चा किए हैं, तो वो देख लीजिएगा। और 15वां नंबर जो गोल है लाइफ ऑन लैंड, तो हमको ओवर फिशिंग नहीं करना होगा और लैंड पर जो है कि हमको देखना होगा कि हम जो भोजन कर रहे हैं, खासकर नॉन वेज अगर हम खाते हैं तो कार्बन फुटप्रिंट ज़्यादा हम निकलता है। क्योंकि अगर हम मान लें कि किसी ये पटरू को खाए, किसी पोर को खाए, तो वो जो है घास चरा था और वो घास चरा था तो अभी वो ज़्यादा मात्रा में, और सोचिए अगर वो मांस बनने में 1 साल लग गया तो 1 साल में कितना घास चर गया होगा वो। लेकिन अगर हम जो है कि वनस्पति खाएंगे तो हम CO2 उत्सर्जन कम करेंगे, लेकिन अगर हम नॉन वेज खाएंगे तो कार्बन फुटप्रिंट अपना ज़्यादा बनाएंगे। तो इस बात का केयर करना है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि अफ्रीका में जो है कि कच्चा फूल जो हम लोग खाते हैं जैसे सलाद वगैरह, तो अफ्रीका में 38 ग्राम जो है कि कच्चा खाना पर डे इंसान खाता है, जबकि अमेरिका में मात्र 4.9 ग्राम पर डे खाता है। सोचिए अभी भी जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो है वो ज़्यादा मात्रा में कच्चा भोजन करता है, यानी वो ज़्यादा मात्रा में जो है कि वातावरण को मेंटेन रखता है। सोचिए अगर सब आदमी अमेरिकन जैसा बनना चाहे तो धरती का बंटाधार निश्चित है। इसीलिए जागना होगा, लोगों को जागना होगा। यही चीज़ हमको बताता है सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे। तो 14वां नंबर है लाइफ बिलो वाटर, 15वां नंबर है लाइफ ऑन लैंड और 16वां नंबर है यदि हम ये सब कुछ ठीक कर देंगे तब हम संसार में शांति कायम रखेंगे। तो पीस, जस्टिस एंड जो है स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस बनना चाहिए जिसकी बात को लोग माने। कि यदि कोई देश गलती कर रहा है तो उसको मना करने वाला कोई होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। तो ये भी कम बड़ी बात नहीं है। नहीं तो आप देखिएगा कि इसी मानव जाति, यही वो मानव जाति था जो न जाने कितना कितना वर्ल्ड वार लड़ा था, लेकिन आज के डेट में सब लोग जो है, सब देश जो है कि इक्वलिटी के साथ रहता है, जिम्मेदार जो है कि धरती के नागरिक के रूप में रहता है। तो ये कम बड़ी बात नहीं है।
तो इसीलिए पीस, जस्टिस और स्ट्रॉन्ग इनइक्वालिटीज़ को इंस्टीट्यूशंस को धरती पर लाना होगा। ये 16वां गोल है। और 17वां गोल अलग से कोई गोल नहीं है। ये 17वां गोल ये कहता है कि बताता है कि हम अचीव कैसे करेंगे। ये जो अभी जो इतना भी गोल है जो 2030 ईस्वी तक पूरा हो जाना है, उसको हम अचीव कैसे करेंगे, ये तरीका बताता है। तो वो तरीका क्या है? पार्टनरशिप फॉर द जो है कि ये गोल। तो इस गोल को पाने का जो के लिए जो है कि एक सामूहिक साझेदारी की आवश्यकता पड़ेगी। तो यही चीज़ हमको बताता है ये जो, तो वर्ल्ड सस्टेनेबल का अर्थ ये हो गया। और हर एक गोल में करीब करीब 8 से 12 टारगेट दिया हुआ है जो आपको बताए कि 17 गोल, उसमें से जैसे पहला गोल है नो पॉवर्टी, दूसरा है नो हंगर, तीसरा है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, चौथा है क्वालिटी एजुकेशन, पाँचवा है जेंडर इन इक्वलिटी, छठा है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, सातवां है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, आठवां है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, नौवां है इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, 10वां है रिड्यूस्ड इनक्वलिटीज़, 11वां है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज़, 12वां है रेस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, 13वां है क्लाइमेट एक्शन, 14वां है लाइफ बिलो वाटर, 15वां है लाइफ ऑन लैंड, 16वां है पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, और 17वां है पार्टनरशिप फॉर द जो है कि गोल्स। तो ये है। और हर एक गोल को पाने के लिए 8 से 12 टारगेट दिया हुआ है और हर एक टारगेट में 1 से 4 इंडिकेटर दिया हुआ है। और इस सब को जो है कि इसको जो है कि रीडिफाइन किया गया। सबको 51वां सेशन जो हुआ था मार्च 2020 में, इसको फिर से रीडिफाइन किया गया, फिर आगे भी किया जाएगा ताकि 2030 ईस्वी तक मानव जाति इसको अचीव कर ले। तो आज अब सस्टेनेबल समझ में आ गया, सस्टेनेबल समझ में आ गया आपको, और गैस्ट्रोनॉमी समझ में आ गया। तो इसी से मिलजुल के बना है कि जो है कि सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे, यानी कि सतत संपोषण दिवस। तो ये दिवस जो है 2016 ईस्वी से मनाया जा रहा है। 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, ये करीब करीब ये 6ठा साल है इसको मनाते हुए। तो इस दिन हम लोग जो भी भोजन करते हैं तो सोच विचार के करें कि ज़्यादा से ज़्यादा हम जो है कि कच्चा भोजन करें। खीरा, ककड़ी, टमाटर हम जम के खाएं, दाल जम के पिएं, हरा सब्जी जम के खाएं, और 1 से 2 घंटा रोज़ टहलें। और नॉन वेज अगर खाना है तो कोशिश करें कि रेड मीट कम से कम खाएं, और जो है कि चिकन वाला प्रोडक्ट हम ज़्यादा खाएं, और चिकन भी देसी मुर्गा नहीं खा के पोल्ट्री फार्म का चिकन खाएं, ताकि जो है कि कम से कम इन्वायरमेंट को डैमेज करें। देखिए, एक फूड पिरामिड होता है और एक इन्वायरमेंट पिरामिड होता है, तो वो आपको समझना होगा। देखिए, यही जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये जो है कि सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे का पोस्टर देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा बहुत सारा पोस्टर। और ये देखिए कि मानव जाति जो विकास किया है तो उसका हासिल क्या हुआ है, ये समझिए आप। अभी भी देखिए कि जो देश कम डेवलप किया है, जो ये देखिए कम डेवलप किया है, ये कम कार्बन उत्सर्जन कर रहा है, यानी वातावरण को कम डैमेज कर रहा है, ये सब गरीब देश है। और ये देखिए जो है कि ये जो आप देख रहे हैं ये विकासशील देश है, डेवलपिंग देश है, ये वातावरण को थोड़ा इसके कंपेरिजन में ज़्यादा डैमेज कर रहा है। और ये सब अमेरिका वाला देश है, देखिए कितना डैमेज कर रहा है। तो आप पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का खपत जो है प्रति व्यक्ति वो करता है कनाडा। तो आप सोचिए, जो ठंडा देश होगा वो तो जम के वो हीटर जलाता होगा, चाहे जो भी और भी तरीके से वो डैमेज करता होगा। तो इसको समझने की आवश्यकता है कि किस ढंग से यदि हम इसको नहीं चेतेंगे तो आगे चल के हमारा जीवन इस धरती पर सही नहीं रह पाएगा। तो भारत जो है बीच वाले में आ गया है, ये अंडर डेवलप्ड कंट्री है, ये जो डेवलपिंग कंट्री है और डेवलप्ड कंट्री है। तो जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है, हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आगे बढ़ते जा रहा है, वैसे वैसे हम धरती का दोहन बढ़ा रहे हैं। तो इसी को बैलेंस करने का नाम है जो है कि सस्टेनेबल ग्रोथ। तो ये आप देख रहे हैं विकास किस ढंग से होता है। तो विकास खाली यही नहीं हुआ कि हम बिल्डिंग बना दें, ये जो आप देख रहे हैं कि बिल्डिंग बना दें, यही विकास नहीं हुआ। इस ढंग से जो कंक्रीट का जंगल बना रहे हैं तो ये अल्टीमेटली मानव जाति को तबाह कर देगा। लेकिन कोई वो दिन दूर नहीं कि मानव जाति जाग गया है। तो जितना भी आपको बिल्डिंग नज़र आ रहा है, ये सारा का सारा पर अगर ग्रीन हो जाए, वाल जो है कि प्लांटेशन शुरू हो जाए, तो सोचिए कि हम लोग कितना CO2 को ऑब्जर्व करना शुरू कर देंगे। तो मानव जाति यही जागने के चलते ये सब करेगा, अचीव करेगा। तो आप देखिए मानव जाति वो सबको जो है ग्रीन बना देगा। तो यही चीज़ का टारगेट है, पवन ऊर्जा को उपयोग करेगा, कचरा को भी जो है कि उपयोग करने का टेक्निक ढूंढेगा, तब जो है कि मानव जाति
इस धरती पर सही तरीके से रह पाएगा। तो हमको ये समझना होगा कि हम जा कहाँ रहे हैं। तो जा कहाँ रहे हैं तो देखना होगा कि बड़ा पिक्चर देखना होगा, छोटा सा नहीं कि आज हमको भोजन मिल गया। हमको एग्रीकल्चर कहाँ से हम पैदा कर रहे हैं, उस धरती को क्या नुकसान कर रहे हैं, किस ढंग से हम पैदा कर रहे हैं, खाद डाल रहे हैं, वो धरती का पूरा दोहन कर रहे हैं, तो उस सब हमको देख के करना होगा। और एग्रीकल्चर एनिमल से फूड जो हम खा रहे हैं तो पहले देखना होगा एग्रीकल्चर से कैसे जो है कि घास फूस निकल रहा है, उससे फिर जानवर खा रहा है, फिर उसको हम खा रहे हैं, तो इसमें कितना CO2 उत्सर्जन हो रहा है और कितना CO2 एब्जॉर्ब हो रहा है। सी फूड के बारे में सोचना होगा, एनर्जी के बारे में सोचना होगा, वाटर के बारे में सोचना होगा, तो ये वेस्ट के बारे में सोचना होगा कि जो हम खाएंगे उसका कचरा कहाँ जाएगा। ये सारी चीज़ सोच समझ के हमको काम करना है। और यही जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, जो कि आप जानते हैं। ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है तो ये आप कभी भी गूगल में टाइप करके इसको देख सकते हैं। तो लेकिन जो ये देखिए कि हम लोग जो भोजन करते हैं तो फूड पिरामिड को जब देखिएगा तो देखिएगा कि जब फूड पिरामिड में जो चीज़ नीचे है और जो चीज़ ऊपर है, तो जो सबसे ऊपर है वो सबसे ज़्यादा जो है कि ये ठीक करेगा, डैमेज करेगा, आपको कार्बन उत्सर्जन ज़्यादा करेगा। तो अगर हम मीट खा रहे हैं, ये देखिए फूड चेन में सबसे पहले ज़मीन से निकला हुआ खाना, तो आप कच्चा फल खाए, कच्चा वेजिटेबल खाए, उसका उसको प्रोसेस करना शुरू किया आप, है ना, प्रोसेस करके बनाए तो उसका CO2 उत्सर्जन हुआ, तो आप प्रोसेस खाए, फिर और ज़्यादा प्रोसेस खाए, फिर और ज़्यादा प्रोसेस खाए, फिर मछली भी खाए, फिर जानवर पर आ गए, फिर जानवर खाए, मछली खाए, फिर चिकन खाए और फिर मांस खाए। तो जो मांस खाइएगा तो ये सबसे ज़्यादा जो है कि ये आपका देखिए इसमें जो सबसे ऊपर है, ये देखिए ये जो है कि फूड पिरामिड में जो है कि ये फूड पिरामिड में हम लोग को खाना चाहिए ये वाला नीचे वाला, तभी हम सस्टेन रह पाएंगे, नहीं तो फिर ये इन्वायरमेंट को ज़्यादा डैमेज करेगा। तो ये देखिए ज़्यादा CO2 उत्सर्जन कर रहा है, ये उससे कम कर रहा है। ये मीट अगर खाएंगे तो ज़्यादा CO2 उत्सर्जन होगा, मछली में उससे कम होगा, चिकन में उससे कम होगा, फिर उसके बाद सिंथेटिक चीज़ में उससे कम होगा, ब्रेड में उससे कम होगा, ऐसे करके फिर सबसे कम होगा जब हम कच्चा खाएंगे सीधे। तो ये चीज़ हमको ये समझना होगा कि फूड पिरामिड ही नहीं, हमको CO2 इन्वायरमेंट पिरामिड को भी याद रखना होगा। तो यदि हम जिस दिन ये जाग के खाना शुरू कर देंगे कि फूड पिरामिड के साथ ये इन्वायरमेंट पिरामिड को भी याद रखने लगेंगे, समझिए कि उस दिन हम इस डे की सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे मनाने की का जो है कि हम काम, उसका पर्पस समझ में हमको आ गया। तो यही चीज़ है जो कि आपको जानने की आवश्यकता है। और कुछ चीज़ जो कि आपको किसी और चीज़ में नहीं मिलेगा, जो हम अपने अनुभव से सीखे। और भारतवर्ष ऐसे ही गुरु नहीं था, 3 लाइन में भारतवर्ष ने मेडिकल साइंस लिख दिया। हम MBBS किए, MD किए, अमेरिका से भी जाके फेलोशिप किए, क्या सीखे? यही सीखे कि 3 ही लाइन है मेडिकल साइंस, बाकी ठगी विद्या। पहला लाइन, मेहनत का फल मीठा होता, यानी बिना मेहनत के कोई भी कार्बोहाइड्रेट गड्ढे में गिरा देगा। दूसरा लाइन, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, मेहनत कम करते, शारीरिक एक्टिविटी कम करते तो दाल रोटी खा के रहो। तीसरा लाइन, किसी का दाल रोटी कोई नहीं छीन सकता, यानी दाल रोटी किसी बीमारी में बंद नहीं होता, लेकिन दाल रोटी बोला गया, रोटी दाल नहीं, यानी 70% भोजन दाल और 30% भोजन ही रोटी से आएगा। तो जितना ज़्यादा दाल पीजिएगा, जितना ज़्यादा हरा सब्जी खाइएगा, जितना ज़्यादा टहलिएगा, जितना कम से कम रोटी खाइएगा, उतना जल्दी बीमारी, उतना ज़्यादा बीमारी से बचिएगा। यही 3 लाइन है मेडिकल साइंस, बाकी ठगी विद्या। तो ये हम अपने अनुभव से सीखे। तो और हम क्या सीखे कि कोई आदमी को कोई भी बीमारी क्यों होता? हमारा शरीर हमारे भोजन से बना है, तो हमारे शरीर में कोई भी बीमारी क्यों होगा? क्योंकि भोजन गलत होगा। हर इंसान अब करोड़ों रुपया बीमारी के इलाज में खर्च करता, और वो बीमारी क्यों होता? क्योंकि वो जम के खाना खाता, जम के भोजन करता। तो आपको कहीं न कहीं ये समझना होगा कि जो 3 अरब आदमी धरती पर ओवरवेट है, और अभी भी 2700 कैलोरी धरती पर इतना अन्न उपजता है कि 2700 कैलोरी प्रति व्यक्ति उपज रहा है धरती पर, जो कि 2700 कैलोरी प्रति व्यक्ति पर डे उपज हो रहा है। सोचिए, इतना कैलोरी में उत्पादन हो रहा है, लेकिन ज़रूरत तो बहुत कम है। एक आदमी अगर बिल्कुल मेहनत नहीं करे, 50-60 किलो का आदमी अगर हम बिल्कुल मेहनत नहीं करें, तो भी हमको 1500 कैलोरी चाहिए, क्योंकि हमारा बॉडी बेसिक मेटाबॉलिक रेट है, हमारा हृदय धड़क रहा है 1 लाख बार, दिमाग काम कर रहा है जब हम सोते हैं उस समय भी, लीवर काम कर रहा है, किडनी काम कर रहा है, हमारा एक सेल काम कर रहा है, बिलियंस ऑफ सेल टूट रहा है शरीर में, रोज बन रहा है।
तो उसके लिए ऊर्जा चाहिए। तो 1500 कैलोरी तो वैसे भी चाहिए। अगर हम मेहनत नहीं भी करें तो भी 1500 कैलोरी चाहिए। और अगर हम 1 घंटा रोज़ टहलते हैं तो 1 घंटा चलने में हमारा जो कैलोरी खर्च होगा वो 1 घंटा चलने में खर्च होगा करीब करीब 300 कैलोरी। और अगर कोई महिला घर में झाड़ू पोछा बर्तन करे और जो है ऑफिस में भी काम करे तो अलग से उसका ये सब काम में कितना कैलोरी खर्च होगा, केवल 200। तो अगर कोई महिला घर में भी काम करे, बर्तन पोछा करे और 1 घंटा टहले भी तो उसका कैलोरी खर्च कितना होगा, 1500 प्लस 200 प्लस 300, यानी कि टोटल 2000 कैलोरी। यानी एक 60 किलो के आदमी को केवल 2000 कैलोरी चाहिए। लेकिन अगर जोड़ के देखिएगा तो एक 60 किलो का आदमी कम से कम 3 से 4000 कैलोरी खा रहा है, तो फिर उसको बीमारी होगा। और केवल कैलोरी से नहीं होगा, आपको कैलोरी में सब कुछ मिला जुला लेना होगा। 30% से ज़्यादा कैलोरी कार्बोहाइड्रेट का नहीं लेना होगा। 30% कार्बोहाइड्रेट, 30% प्रोटीन और उसमें फाइबर भी मिला होना चाहिए। 30% प्रोटीन, फाइबर। प्रोटीन तो आपको मांस से भी मिल जाएगा। कोशिश करना है कि प्लांट वाला प्रोटीन लेना है, क्योंकि उसमें साथ में फाइबर भी मिलेगा। एनिमल प्रोटीन खाइएगा तो उसमें प्रोटीन के साथ फैट मिलेगा, और अगर प्लांट प्रोटीन लीजिएगा तो प्लांट प्रोटीन के साथ जो है फाइबर भी मिलेगा। तो फाइबर के साथ प्रोटीन वो ज़्यादा मात्रा में लेने के लिए प्लांट सोर्सेस से प्रोटीन लेना होगा। तो अंकुरित चना मूंग खाना होगा, दाल पीना होगा ज़्यादा मात्रा में, और फाइबर खाना होगा। खीरा, ककड़ी, टमाटर ये जम के खाना होगा, हरा सब्जी जम के खाना होगा। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि जो है कि आपको कैलोरी खर्च कितना है, केवल 2000 कैलोरी। लेकिन अगर हम 3000 कैलोरी रोज़ खाएंगे तो एक दिन ज़्यादा खाने से बीमारी नहीं होगा। अगर हम रोज़ के रोज़ खाएंगे तो शरीर एक्स्ट्रा कैलोरी को क्या करेगा, या तो उसको चर्बी बनाएगा तो मोटापा का रोग, या तो उसको एलर्जी यानी तेजाब बनाएगा तो एलर्जी का अलग अलग रोग, और नहीं तो उस एक्स्ट्रा चीनी को खून से निकाल के शरीर में जहाँ तहाँ छिड़क देगा तो उससे इन्फेक्शन का रोग शुरू हो जाएगा। धन का 3 असर होता, धन है तो भोग लो, नहीं तो दान कर दो, नहीं तो नाश होना है। हम जो एक्स्ट्रा कैलोरी खाए, हम रोज दिन भर में 10 रोटी खाए, 4 गो आलू खाए, 5 को मीठा फल खाए, दूध खाए, मैदा खाए, तो ये सब में इतना कैलोरी था कि इसको जलाने में हमको चलना चाहिए था कम से कम जो है कि 30-40 हज़ार कदम। लेकिन ये सब खा के हम 2000 कदम चले। तो शरीर उस एक्स्ट्रा कैलोरी को क्या करेगा, या तो उसको चर्बी बनाएगा तो मोटापा का रोग, या तो उसको एलर्जी यानी तेजाब बनाएगा तो एलर्जी का अलग अलग रोग, आने तो उस एक्स्ट्रा चीनी को खून से निकाल के शरीर में जहाँ तहाँ छिड़केगा तो इन्फेक्शन का रोग शुरू हो जाएगा। अगर हम 10 रोटी रोज़ खाए, 4 आलू खाए, 5 को मीठा फल खाए, आधा किलो दूध पिए, और तो ये सब खा के हम नहीं चले 30-40 हज़ार कदम, तो ये चीनी को, एक्स्ट्रा कैलोरी को शरीर चर्बी बना के तोंद में जमा कर दिया। कोई बात नहीं, दर्जी कपड़ा का घेरा बढ़ा के आपके तोंद को ढक देगा। आपका तोंद यहाँ भी चल जाए, उससे क्या अंतर, कोई अंतर नहीं। जो है कि दर्जी कपड़ा का घेरा बढ़ा के आपके तोंद को ढक देगा। चर्बी बाह में जमा हो जाए, जो है कि जांघ में जमा हो जाए, गाल में जमा हो जाए, उससे कोई दिक्कत नहीं। आँख के पास चर्बी जमा हो जाए तो केमिकल लगा के हम लोग गला देंगे, जेंथेलेस्मा कहते, उस पर भी हम अलग से वीडियो बनाए हुए हैं, तो वो सब तो गल जाएगा। लेकिन चर्बी अगर तोंद में नहीं जमा होके गलती से खून के नली में जमा हो जाए तो जो खून का नली इतना चौड़ा था वो संकरा हो जाएगा। हार्ट बेचारे को संकरा नली से खून भेजना होगा तो ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा, उसको बोलते हैं बीपी का बीमारी। चर्बी अगर हार्ट के नली में जमा होगा तो हार्ट अटैक या धड़कन का बीमारी, कोरोनरी आर्टरीज में जमा होगा तो हार्ट अटैक, दिमाग के नली में जब जमा होगा सेरेब्रल आर्टरीज में तो लकवा मार देगा, स्ट्रोक। ओवरऑल दिमाग में चर्बी जमा होगा तो बेचैनी, घबराहट, अधकपारी दर्द, मिर्गी, पागलपन। चर्बी यहाँ जमा हो जाए तो थायराइड का बीमारी। लैरिंग्स में चर्बी जमा हो जाए तो खराटा शुरू हो जाएगा, सुबह सुबह दम फूलेगा। लीवर में चर्बी जमा हो जाए तो खाना पचने में दिक्कत, फैटी लीवर, कब्ज गैस, बवासीर, पथरी। पैनक्रियाज के बीटा सेल में चर्बी जमा हो जाए तो डायबिटीज। महिलाओं में ओवरी के पास चर्बी जमा हो जाए तो मानसिक गड़बड़ी, दांत का समस्या, छाती का गिल्टी, बच्चा ठहरने में दिक्कत। पुरुषों में प्रोस्टेट के पास चर्बी जमा हो जाए तो प्रोस्टेट का साइज बढ़ेगा, मूत्रनली पर दबाव पड़ेगा, पेशाब खुलासा नहीं होगा, बार बार यूटीआई। किसी नस में चर्बी जमा हो जाए तो नस का झिनझिनी। चर्बी यहाँ जमा हो जाए पीठ के पीछे तो किडनी उड़ेगा, और किसी नस में जमा हो जाए तो नस का झिनझिनी। यानी शरीर रूपी घर में एक्स्ट्रा कैलोरी, एक्स्ट्रा चर्बी, एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट खा के अगर हम एक चर्बी रूपी कचरा जमा कर देंगे तो शरीर का हर अंग त्राही माम करने लगेगा, उसका वर्किंग एफिशिएंसी घट जाएगा। ये मोबाइल में 12 GB रैम था, रोज़ हम जो है कि 11.5 GB भर दें, रोज़ वीडियो डाउनलोड करने लगें तो 11.99 GB भर जाएगा तो क्या होगा, हैंग करने लगेगा। यानी शरीर रूपी घर में एक्स्ट्रा चीनी खा के अगर हम चर्बी रूपी कचरा जमा कर देंगे तो शरीर का हर अंग
हर अंग त्राही माम करने लगेगा, उसका वर्किंग एफिशिएंसी घट जाएगा। ये तो एक नुकसान हुआ। शरीर एक्स्ट्रा चीनी से खाली चर्बी नहीं, तेजाब भी बनाएगा। वो तेजाब अलग ढंग से नुकसान करेगा। तो चर्बी जमने से क्या क्या बीमारी पकड़ा? चर्बी जमने से बीपी पकड़ा, चीनी पकड़ा, थायराइड पकड़ा, हार्ट अटैक पकड़ा, लकवा पकड़ा, और जो है कि फैटी लीवर, कब्ज, गैस, बवासीर, पथरी पकड़ा, मानसिक गड़बड़ी पकड़ा, सारा मानसिक रोग पकड़ा, और किडनी लीवर फेल हो गया। ये चर्बी जमने से हुआ। ओवरवेट हो गए हम। 3 अरब आदमी धरती पर ओवरवेट है, सोचिए कितना खराब हो। तो चर्बी जमने से ओवरवेट हुआ, यानी 2700 कैलोरी हमको जरूरत था, केवल 2000 कैलोरी का हम रोज 700-800 कैलोरी रोज ज़्यादा खा रहे थे। तो ये जो है कि क्योंकि WHO क्या कहता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन कहता है कि केवल 150 मिनट टहलना चाहिए आदमी को, जो है कि एक सप्ताह में। ये महा झूठ है। इतना कम टहलने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपका शारीरिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम हो गया है। तो आज हमको इस दिन ये जानने की आवश्यकता है कि हमको और ज़्यादा टहलने की आवश्यकता है। कम से कम 2 घंटा रोज टहलिए, और जो एक्स्ट्रा कैलोरी खाए, खर्च नहीं किए, तो उससे बीपी पकड़ा, चीनी पकड़ा, थायराइड पकड़ा, हार्ट अटैक पकड़ा, लकवा पकड़ा, लीवर किडनी फेल हो गया, मानसिक रोग पकड़ा, और मासिक गड़बड़ी पकड़ा महिलाओं में। तो ये तो चर्बी जमने से बीमारी हुआ। लेकिन चीनी को शरीर चर्बी नहीं, तेजाब भी बनाता। वो तेजाब अलग ढंग से नुकसान करेगा। सांस की नली में तेजाब गया तो सांस की नली को छील देगा, तो क्या होगा? टॉन्सिलाइटिस, साइनोसाइटिस, दम्मा, खांसी, निमोनिया करा देगा। जोड़ में तेजाब गया तो गठिया अर्थराइटिस करा देगा। चमड़े में तेजाब गया तो एक्जिमा, सोरोसिस, सफ़ेद दाग, जुरपी, छाई, पिंपल करा देगा। दिमाग में तेजाब गया तो मिर्गी, पागलपन करा देगा। लीवर में तेजाब गया तो जॉन्डिस करा देगा। सब का सब चीनी शरीर चर्बी और तेजाब नहीं बनाता। कुछ एक्स्ट्रा चीनी को शरीर खून से निकाल के शरीर में जहाँ तहाँ छिड़कता। उन्हीं जहाँ तहाँ वाले जगहों में एक जगह है पसीना। तो यदि आपके पसीने में रोज़ के रोज़ चीनी छिड़का जाएगा तो ऐसा दिनाय पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा, ऐसा बल तोड़ पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा, ऐसा चिकन पॉक्स का वायरस पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा। यदि आपके पसीने में रोज़ के रोज़ चीनी छिड़का जाएगा तो ऐसा बैक्टीरिया, फंगस, वायरस का इन्फेक्शन होगा जो ठीक ही नहीं होगा। यदि आपके लार में रोज़ के रोज़ चीनी छिड़का जाएगा तो ऐसा कोरोना वायरस पकड़ेगा, ऐसा ब्लैक फंगस पकड़ेगा, ऐसा टीबी का बैक्टीरिया पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा। चीनिया गिरेबा तो चिटिया लागबे करी, यानी बीमारी गंदगी से नहीं, बीमारी जरूरत ज़्यादा खाए गए चीनी से होता। सरकार उल्लू बना रहा, स्वच्छता अभियान में अरबों रुपया खर्च कर रहा। कंगाल के घर में चोरी कभी नहीं होता, यानी बैक्टीरिया, फंगस, वायरस रूपी चोर शरीर रूपी घर में तभी अटैक करेगा जब चीनी रूपी धन जरूरत ज़्यादा रहे। बिना चीनी के इंसान मर जाएगा, ये बात भी सही है। ये हम चीनी के बलबूते ही बोल रहे, लेकिन मनुष्य जाति का दुर्भाग्य कि अब वो इतना कम शारीरिक श्रम करने लगा कि अब उसको केवल उतना ही चीनी यानी कार्बोहाइड्रेट का जरूरत रह गया जितना कार्बोहाइड्रेट दाल रोटी में है। एक सामान्य मनुष्य आज के दुनिया में पूरे 24 घंटा में 3000 डेग भी पैदल नहीं चलता, तो आदमी के बदले चलता कौन? टेम्पू, टेकर, मोटरसाइकिल, बोलेरो, जीप। ये समस्या अब गांव में भी आ गया क्योंकि सरकार खुले में शौच रोक दिया। कम से कम टॉयलेट के नाम पर चला करता था, वो कहानी भी खत्म है। तो अगर आप बिल्कुल ही शारीरिक एक्टिविटी कम से कम कर दीजिएगा तो ये कार्बोहाइड्रेट आपके लिए जहर हो जाएगा। तो बंद कर दीजिए चीनी, चाव। अगर आप गाड़ी अपना 2 ही किलोमीटर रोज चलाइएगा तो ये पेट्रोल गाड़ी के लिए जहर हो जाएगा। जो काम गाड़ी में पेट्रोल यानी कि हाइड्रोकार्बन का है, वही काम शरीर में चीनी यानी कार्बोहाइड्रेट का है, वो भी हाइड्रोकार्बन है। गाड़ी मजबूत होगा लोहा से, शरीर मजबूत होगा प्रोटीन से, प्रोटीन फाइबर से। तो प्रोटीन फाइबर जम के खाइए और चीनी, चावल, आलू, खस्सी का मांस, मीठा फल, दूध, मैदा छोड़ दीजिए। तो बंद कर दीजिए चीनी, चावल, आलू, खस्सी का मांस, मीठा फल, दूध, मैदा। बंद कर दीजिए चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्जा, बर्गर, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, मकई का भुंजा, गाजर, चुकंदर, छोहाड़ा, किशमिश, खजूर, देसी मुर्गा, खस्सी का मांस, बड़ा मछली, हॉर्लिक्स, कम्प्लान, बोर्नविटा, खिचड़ी, खीर, ग्लूकोन डी, पूस का पिट्ठा, कुकर का चावल, सेवई, साबूदाना, मखाना, पानी, फल, सिंघाड़ा। इसमें से आप जो भी हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट खाते हैं वो खाना छोड़ दीजिए। तो फिर ये खाना भगवान बनाया क्यों? ये खाना भगवान उस आदमी के लिए बनाया जो 8 घंटा कुदाल चलाता हो खेत में, जो 8 घंटा पीठ पर बोझा ढोता हो, या फिर जो 8-8 घंटा पैदल चलता हो। ये उस आदमी का खाना है। अगर आप उतना देर रोज़ मेहनत करते तब तो आप कुछ भी खा सकते, लेकिन अगर 24 घंटे में 2 ही घंटा रोज़ टहलते तो ऐसे केस में आपको ऐसा भोजन खाना होगा जिसमें कार्बोहाइड्रेट और फैट कम से कम हो और फाइबर और प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो वो भोजन क्या है? तो बंद कर दीजिए चीनी, चावल, आलू, खस्सी का मांस, मीठा फल, दूध, मैदा। बंद कर दीजिए चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्जा, बर्गर, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, मकई का भुंजा, गाजर, चुकंदर, छोहाड़ा, किशमिश, खजूर, देसी मुर्गा, खस्सी का मांस, बड़ा मछली, हॉर्लिक्स, कम्प्लान, बोर्नविटा,
खिचड़ी, खीर, ग्लूकोन डी, फूस का पिट्ठा, कुकर का चावल, सेवई, साबूदाना, मखाना, पानी, फल, सिंघाड़ा, इसमें से आप जो भी हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट लेते हैं वो खाना छोड़ दीजिए। तो फिर क्या खा के रहिएगा? दाल, रोटी, हरी सब्जी, सलाद, पनीर, राजमा, सोयाबीन, अंडा, कड़ी, मछली, चिकन, दही, घी और साग। चाय पीजिए बिना चीनी के, चावल खाइए बिना मार के, कुकर का नहीं तसला का, सप्ताह में 3 दिन सब्जी खाइए बिना आलू के, जमीन के नीचे उगने वाला कोई भी चीज़ नहीं खाना, आलू, अरुई, ओल, शकरकंद, चुकंदर, गाजर, केला, मुरई, शलजम, फेटा और सब्जी नहीं खाना। और अगर नॉन वेज पसंद हो तो देसी मुर्गा, खस्सी का मांस, बड़ा मछली नहीं खाना। छोटा मछली खा सकते सप्ताह में 1 दिन, चिकन खा सकते, पोल्ट्री फार्म का चिकन 400-500, 600 ग्राम का बॉयलर चूजा सप्ताह में 1 दिन, अंडा रोज 2 को खा सकते। कौन सा भुंजा खाना? गेहूं, चना, बादाम, लेकिन चावल, चूरा, मूढ़ी, फरी, मकई का भुंजा नहीं खाना। कौन सा फल खाना? खीरा, ककड़ी, टमाटर और कोई मीठा फल नहीं खाना। 1 घंटा दिन में टहलना, 1 घंटा शाम में चलना। अगर ऐसा नहीं कीजिएगा तो ना केवल ये चमड़ा का बीमारी तंग करेगा, ना केवल आपको बीपी, चीनी, थायराइड तंग करेगा, नहीं चेतिएगा तो आगे चल के बीपी होगा, चीनी होगा, थायराइड होगा, खून में तेल बढ़ेगा, खून में यूरिक एसिड बढ़ेगा, गठिया यानी जोड़ों में दर्द, घबराहट, बेचैनी या निद्रा, मिर्गी, पागलपन, मुंह में छाला, फैटी लीवर, कब्ज, गैस, बवासीर, पथरी, पेशाब का इन्फेक्शन, टॉन्सिलाइटिस, साइनोसाइटिस और दम्मा। महिलाओं में मासिक का गड़बड़ी, धात का समस्या, छाती का गिल्टी, बच्चा नहीं ठहरना। पुरुषों में प्रोस्टेट का गड़बड़ी, नपुंसकता, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस बी, HIV, ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी, कोरोना वायरस और अंत में जाके हार्ट अटैक, लकवा और कैंसर भी धरे, लीवर और किडनी भी फेल हो जाए तो भी आपको आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए कहा ऐसा हो गया। तो अंत में सारांश सुन लीजिए, इस धरती पर कोई भी बीमारी, किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है, हम 1 लाख मरीज के अनुभव से हम सीखे कि इस धरती पर कोई भी बीमारी 6 ही कारण से होता है। नंबर 1, ज़्यादा चीनी खाना, यानी ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, ज़्यादा कैलोरी वाला भोजन करना। नंबर 2, और ज़्यादा फैट भी खाने से बीमारी होगा, क्योंकि जो है कि 1 ग्राम फैट जो है 9 कैलोरी देता है, तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जो है करीब करीब 4 किलो कैलोरी देता है। इस बात को याद रखिएगा। तो फैट में दुगना कैलोरी होता है। तो ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, ज़्यादा फैट और ज़्यादा कैलोरी के भोजन करने से बीमारी होता है। नंबर 2, कम फाइबर और कम प्रोटीन खाने से बीमारी होता है। तो फाइबर बढ़ा दीजिए। फाइबर कहाँ से मिलेगा? दाल राज फाइबर मिलेगा आपका, दाल से, हरी सब्जी से, अंकुरित चना, मूंग से, ये सब जम के खाइए। और 2 घंटा भी रोज़ नहीं टहलने से बीमारी होता है। तो दाल अनलिमिटेड, 1 कटोरा गाढ़ा दाल सुबह, दोपहर, रात पीजिए। 2 घंटा भी रोज़ नहीं टहलने से बीमारी होता है। तो घड़ी देख के 2 घंटा रोज़ टहलिए। और कम से कम जो है कि चूँकि पुराने ज़माने में आपके पास शारीरिक श्रम का बहुत सारा ऑप्शन था। अब किसान बैठ के तमाशा देखता है, ट्रैक्टर से खेत जुतवाता। एक किसान 2000 रुपये प्रति बीघा जो है कि ट्रैक्टर वाले को देता है, वो आके जोत के चला जाता। अब किसान परौली जलाना शुरू कर दिया। पहले खेत में जब फसल काटता था, तो जब रबी का फसल काटता था अप्रैल मई के महीने में, तो उसके बाद उसके एक मूठा को निकालता था और उसके बाद उसको खाद बनाता था, सड़ाता था गोबर में। तो अब वो सारा चीज़ ख़त्म हो गया और जो है कि इसीलिए जो है कि अब ये समस्या आन पड़ा। तो वो सारा चीज़ अब ख़त्म हो गया। अब लोग जो है किसान परौली जलाना शुरू कर दिया, वो आग लगा देता है, उसके वजह से CO2 ज़्यादा निकलता है और बहुत सारा बैक्टीरिया जो ह्यूमस रहता है मिट्टी का, वो भी मर जाता है। तो इसीलिए जबकि उस ह्यूमस को बनने में सोचिए कितना दिन लगता है। और अब क्या करेगा वो किसान? वो ह्यूमस चूँकि फर्टिलाइज़र बनाता था, अब वो आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र डालेगा और उस फर्टिलाइज़र को बनाने में भी फिर कार्बन फुटप्रिंट निर्माण करेगा। यानी जो इंडस्ट्री बनाया उस फर्टिलाइज़र को, वो भी वातावरण में CO2 और बहुत सारा खतरनाक गैसेस, मीथेन गैस बाहर निकाला, जिसकी वजह से जो है कि वो हमारा ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ा। तो जब भी हम भोजन करते हैं तो जाग के करना होगा, जाग के करना होगा। यानी कि दुनिया में कोई भी बीमारी 6 ही कारण से होता है: ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, ज़्यादा कैलोरी, ज़्यादा फैट के भोजन करने से, कम फाइबर, कम प्रोटीन खाने से, 2 घंटा भी रोज नहीं टहलने से, आधा घंटा भी चमड़े को धूप नहीं दिखाने से। धूप में जाइएगा तो विटामिन डी शरीर तैयार करेगा। केवल पौधा ही फोटोसिंथेसिस नहीं करता, आपका चमड़ा भी धूप के प्रेजेंस में विटामिन डी तैयार करता। तो धूप में निकलिएगा तो वो सब आपको विटामिन डी मिलेगा। इसलिए कम से कम आधा घंटा जरूर धूप में चलिए और 2 घंटा रोज टहलिए। 2 घंटा में कम से कम आधा घंटा एनारोबिक एक्सरसाइज कीजिए और 1.5 घंटा एरोबिक एक्सरसाइज कीजिए। एनारोबिक एक्सरसाइज जिसमें कि आप हफनी आने लगे, इसमें सांस फूलने लगे, यानी ऑक्सीजन कम मिलने लगे आपको, वो वाला एक्सरसाइज कीजिए और बाकी 1.5 घंटा धीरे धीरे चलिए। तो वो जो है कि और कम, दुनिया में कोई भी बीमारी 5 ही कारण से होता है, 6 ही कारण से होता है: ज़्यादा कैलोरी, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट का भोजन करने से, कम फाइबर, कम प्रोटीन खाने से, 2 घंटा भी रोज नहीं टहलने से, आधा घंटा भी चमड़े को धूप में नहीं दिखाने से,
अभी देखिएगा बहुत सारे लोग जो मॉल्स वगैरह में काम करते, वो 24 घंटा में सवेरे जो घुसते हैं मॉल के अंदर ड्यूटी करने, और या फिर कोई सॉफ्टवेयर कंपनी में ड्यूटी करने, तो चला वो रात में निकलते हैं सीधे सीधे, तब तक धूप जा चुका होता। तो वैसे केस में रोज़ का रोज़ अगर धूप नहीं निकल लगाइएगा चमड़े में, तो वैसे केस में आपको जो है कि ये हो जाएगा, मिट्टी से भी आपका पैर सटना चाहिए, ताकि शरीर तो उसी से बना है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये 5 चीज़ से शरीर बना है। हमारे शरीर में करीब करीब 72% पानी है, और हम पानी का अंश है, 12% मिट्टी का अंश है, और जो है कि हमारे शरीर में जो है कि करीब करीब 6% अग्नि का अंश है, और जो है कि करीब करीब 4% वायु का अंश है, और बाकी जो है आकाश का अंश है। तो ये सब से मिलजुल के हम बने हैं, ये सब से मिलजुल के बने हैं, हमको ये हमेशा याद रखना चाहिए। इसीलिए, और ये जो शरीर है ये तो अलग चीज़ है, ये तो अलग अलग बुलबुला है, लेकिन इन द एबिस जो है कि हम लोग तलहटी में सब लोग मिले हुए हैं, अवचेतन में सब लोग मिले हुए हैं। इसलिए इस बात को समझना है कि जब जब डिस्ट्रक्शन वाला चीज़ बढ़ता है तो कंस्ट्रक्टिव चीज़ भी बढ़ता है। इसीलिए जो है कि अभी जो कोरोना काल में लोग मरे, देखिएगा कि जब जब इस धरती पर दुर्भिक्ष आया है, अकाल आया है, महायुद्ध आया है, उसके बाद वाले दिनों में बहुत तेज़ी से ग्रोथ हुआ है। तो मानव जाति इसको भी रिकवर कर जाएगा, और कहीं न कहीं अब जागने का वक्त है, जागने का समय है कि अगर हम अपना जो है कि जीवन प्रत्याशा बढ़ाए हैं, तो वैसे केस में ये धरती की कीमत पर भी बढ़ाए हैं, तो हम जो भी खा रहे हैं समग्रता से सोच विचार करके खाना होगा। तो जो है कि दुनिया में कोई भी बीमारी, हम क्या खोजे 1 लाख मरीज देखे, दुनिया में कोई भी बीमारी छो ही कारण से होता, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, ज़्यादा फैट, ज़्यादा कैलोरी खाने से, कम फाइबर, कम प्रोटीन खाने से, 2 घंटा भी रोज नहीं टहलने से, आधा घंटा भी चमड़े को धूप नहीं दिखाने से, 6 घंटा के भी गहरी नींद नहीं लेने से, और वर्तमान में जीवन नहीं जीने से। हम भविष्य में जीवन जीते हैं, हम भविष्य की कल्पनाओं में परेशान रहते हैं कि हमको ये कल को प्रमोशन होगा कि नहीं होगा, ये बिजनेस में घाटा लगेगा कि फ़ायदा होगा, कल हमको कैंसर हो गया तो हम मरेंगे कि जिएंगे। तो उसके चलते हम अपना वर्तमान डैमेज कर लेते। भविष्य में नियंत्रण हमारा नहीं है, भूत में भी हमारा नियंत्रण नहीं है, हमारा नियंत्रण केवल वर्तमान पर है। इसीलिए अगर हमको कैंसर भी है तो हम मरेंगे भविष्य में, वर्तमान में कोई नहीं मरता, तो हम उसकी चिंता क्यों करते। सारा टेंशन, जिसको बोलते हैं कि टेंशन ज़्यादा ले लिया तो बीमार हो गया, वो टेंशन क्यों होता है, क्योंकि हम भविष्य में जीवन जीने लगते हैं। तो यही क्षोभ कारण है दुनिया में कोई भी बीमारी होने को। इंसान अगर इस क्षोभों को दुरुस्त करके रखे तो केवल अपने ही स्वस्थ नहीं रहेगा, वातावरण को भी स्वस्थ रखेगा, क्योंकि अब बहुत कम कैलोरी खाने की जरूरत है। तो जब आप कम कैलोरी खाइएगा तो आपके पास पैसा ज़्यादा है, एक्स्ट्रा बच जाएगा, आप दूसरों को भी दान कीजिएगा। तो ये जो 86 करोड़ लोग जो हंगर, वो जीरो हंगर हो जाएगा, धरती से गरीबी खत्म हो जाएगा। तो ये चीज़ है, तो शायद इसी का नाम है योगा, इसी का नाम है योगा। तो आप अगर वर्ल्ड योगा डे आने वाला है, अगर समझ जाइएगा बात, तो आपको समझ में आ जाएगा कि योग भी इसी का नाम है। योग का अर्थ क्या होता है? योग का अर्थ होता है कि हम कोई तालाब बन के नहीं रहे, हमको नदी बन के रहना है, समुद्र बन के रहना है। मतलब हमको कट के नहीं रहना है। हम जो भी काम करते हैं हमको आत्मा को परमात्मा से मिला के रखना है। हम कोई अलग नहीं है, हम इसी जो है 5 तत्व से बने हुए और इसी में मिल जाना है। तो हमको सबका सम्मिश्रण, और हर 7 साल में आदमी का शरीर बदल जाता है। इसीलिए हमको जो है कंटिन्यूअस ये तालमेल बिठा के रखना है। तो ये जो तालमेल बिठाने का जो तरीका है, इसी का नाम है योग। और हम चीज़ों को अलग अलग तोड़ के देखने के आदी हो गए हैं। तोड़ के नहीं देखना, अद्वैत की यात्रा करना। तोड़ के देखिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर कन्फ्लिक्ट होगा कि मेल कहेगा कि नहीं पुरुष गड़बड़ है, पुरुष अच्छा है, फीमेल खराब है, फीमेल कहेगी फीमेल अच्छी है। नहीं, इस प्रकार से नहीं, दोनों को, हर आदमी में दोनों का अंश होना चाहिए। इसलिए भगवान आपको 2 दिमाग दिया, एक राइट ब्रेन और एक लेफ्ट ब्रेन। जब खोपड़ी खोल के देखिएगा तो लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर नजर आएगा। ये 2 ब्रेन क्यों दिया? क्योंकि एक ब्रेन जो है वो कला को जीता है, एक ब्रेन साइंस को जीता है। दोनों अलग अलग चीज़ है। कला जो है आपका जो व्यक्तिनिष्ठ चीज़ है, कला हमेशा सब्जेक्टिव चीज़ है, और साइंस जो है ऑब्जेक्टिव चीज़ है, तो वस्तुनिष्ठता है वो, तो वो चीज़ है आपको। तो ये दोनों चीज़ दिया। तो यानी धर्म की भी यात्रा कीजिए, विज्ञान की भी यात्रा कीजिए। धर्म अंदर की यात्रा है, विज्ञान बाहर की यात्रा है। तो लेकिन शून्य, और एक और जान लीजिए, दुनिया के किसी धर्म में भारत ने शून्य का आविष्कार किया, तो भारत ने अनंत का भी आविष्कार किया। आपको पता नहीं होगा अनंत का चिन्ह क्या होता है। एक होता है शून्य का चिन्ह, ये अनंत का चिन्ह ये होता है, और ये दोनों भारतवर्ष निकाला है। ये देखिए, ये अनंत का चिन्ह है,
ये इन्फिनिटी का चिन्ह है ये, और ये शून्य का चिन्ह है। शून्य और अनंत कोई अलग अलग चीज़ नहीं है, ये एक ही चीज़ है। तो धर्म अंदर की यात्रा है, धर्म शून्य की यात्रा है। जिस समय आप अपना स्वयं को विलीन कर, जब आई खत्म हो जाता है तो आप समझिए आप धार्मिक व्यक्ति बन गए, जहाँ पर आपका अहंकार खत्म हो जाए। आई का मतलब होता है इलनेस और वी का मतलब होता है वेलनेस। तो हम लोगों को आई से वी की यात्रा करनी है। तो सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे हमें ये पाठ पढ़ाने के लिए है कि हम जाग के भोजन करें। और हमारे यहाँ अन्न को देवता कहा गया है। तो अन्न को देवता कहा गया है, मतलब है अन्न देवता, कि हम अगर आपको ग्रहण कर रहे हैं तो उसको इस ढंग से ग्रहण करें कि हमको जो यूज हो जाए, हम भी सुखी हो जाएं और दूसरे को भी सुखी कर दें। अगर हम कोई फल खाते हैं तो उसका बीज को इकट्ठा करें और उसको जहाँ तहाँ ऐसे जगहों पर छोड़ते चले जाएं जहाँ पर कि हम घूमने जा रहे हैं मॉर्निंग वॉक, तो थोड़ा सा पेन होगा, थोड़ा सा दिक्कत होगा, हमको उतना अलग से हमको कैरी करना पड़ेगा। और उसको कैरी करके ले जाइए और सबको एक एक जगह फेंकते जाइए ताकि वहाँ से वो पेड़ बन जाए, तो बिना उगाए काम हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर हम अपने दैनिक जीवनचर्या में अगर हम इन सब चीज़ों को देख करके अगर काम करेंगे, जाग के भोजन करेंगे, तो निश्चित रूप से, और अगर हम सेफ हैं तो हम ऐसा भोजन बनाएंगे जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट कम से कम हो, जो ज़्यादा रिफाइंड चीज़ नहीं मिलाया गया हो, और ज़्यादा उसमें उसको बनाने में ज़्यादा ऊर्जा जो लगा हो वो जो रिन्यूएबल ऊर्जा हो, सोलर इलेक्ट्रिसिटी से वो बनाए हों, है ना, कम से कम ऊर्जा खपत से हम खाना बनाए हों, उस प्रकार से कम से कम तेल डाल के बनाए हों, इस प्रकार से हम भोजन करें। कच्चा चीज़ ज़्यादा खाएं ताकि उसमें शुद्ध डीएनए हमको मिले, शुद्ध जो है कि जो परमात्मा का नैसर्गिक रूप है वो हमको मिले। और वो अगर हम खाएंगे तो जाहिर सी बात है हमारा शरीर और आत्मा दोनों तृप्त हो जाएगा, दोनों शुद्ध हो जाएगा और सब विकारों से हम मुक्त हो जाएंगे। और हम जो भी भोजन करते हैं तो ये हमको जाग के भोजन करना होगा कि इस धरती पर 86 करोड़ लोग को भोजन नहीं मिल पा रहा है, तो हमको ये कर्तव्य है कि हम एक्स्ट्रा भोजन बर्बाद नहीं करें। उसको अगर एक्स्ट्रा भोजन बच जाता है तो अपने में एक संस्था बनाएं और वो उसको रोज़ का रोज़ वो संस्था को दान कर दें, ताकि और वो संस्था एक जगह भोजन छोड़ दे, फूड बैंक बना दे, वहाँ से सब लोग जा कर के वो अपना भोजन करे। इस प्रकार से तो तभी हो सकता। और मानव जाति जो केवल कुछ खास चीज़ों को ही खा रहा है, अब मानव जाति को और भी चीज़ों को खाना होगा। अभी देखिएगा कि बाहर निकलिएगा घूमने तो कदम का पेड़ में कदम फर के बचा हुआ है, जो है कि गुलर का पेड़ में गुलर फर के, एक ग्रेड प्रोटीन का सोर्स होता है गुलर, वो फर के रखा हुआ है, कोई खाता नहीं उसको। तो आपका देखिएगा बहुत सारा चीज़, बड़हर का पेड़ में बड़हर फर के ऐसे रखा हुआ है, तो वो सब भी आपको खाना चाहिए। वो सब चीज़ खाना चाहिए जो कि मनुष्यता नेचर ने बनाया है, और हमको उसके प्रति अनुग्रह का भाव से भरना चाहिए, क्योंकि वो फ्री में लुटा रहा है। तो हम किसी चीज़ को कोई देते हैं, ज्ञान भी देते हैं, उसका कीमत लेते हैं प्रति घंटा, वो नहीं करना चाहिए। ये निस्वार्थ भाव से लुटाने की बात है, क्योंकि ये लुटाइएगा तो फिर जब जितना खाली होइएगा उतना परमात्मा भर जाएगा। इस धरती पर सबसे महान लोग कौन हुए हैं? जो अपने पास कुछ बचा के नहीं रखे, वही लोग भगवान बन जाते हैं। जिनके लिए हर आदमी में ही अपना रूप नज़र आता, वही आदमी भगवान का रूप हो जाता। तो चाहे वो ईसा मसीह हों, चाहे वो पैगंबर मोहम्मद साहब हों, चाहे वो आदि योगी भगवान शंकर हों, चाहे वो भगवान राम हो, भगवान विष्णु हों, वो कृष्ण हों, वो सब बुद्ध हों, वो आपके जरथुष्ट हों, ये वाहे गुरु जी हों, वो जो भी हों, वो सब जो है कहीं न कहीं एक ही चीज़ का रूप हैं। और वो सब के अंदर एक चीज़ समानता है कि उन्होंने अपने लिए नहीं भरा। इसलिए योग में कहा गया है, पतंजलि मुनि ने जो योग बताया था वो उसमें कहा गया है 8 गो चीज़ है योग। 8 गो चीज़ क्या है? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। लेकिन सबसे पहले यम नियम का पालन करना है। यम नियम का अंग्रेजी अनुवाद होगा इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेस्ट्रिक्शंस, यानी कैलोरी उतना ही ले जितना खर्चा है, धन उतना ही रखे जितना खर्चा है। ज़्यादा अगर ले लिए हैं तो उसको खर्च करें मेहनत करके, ज़्यादा अगर ले लिए हैं तो कहीं श्रमदान जाके करना शुरू कर दें। जैसे लंगर चलता है सिख धर्म में, वहाँ जा कर के आप खाना बनाने लगिए, बर्तन मांजने का काम जाके एक दिन कर लीजिए, तो आपको कितना परम शांति की अनुभूति होगी। आपका कैलोरी भी चलेगा, आप बीमारी से भी निवृत्त हो जाइएगा। इसलिए इन बातों को समझना है और कभी भी पूर्व पश्चिम का विभेद नहीं करना है। पूरी मानव सभ्यता एक है और जो है कि उस ढंग से देखना है। इसी को योगा कहा जाता है, योगा कोई अलग से नहीं है। तो होलिस्टिकली सोचना है सब चीज़ों को, खाली अपने बारे में नहीं सोचना है।
हम लोग को ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम बिहारी हैं तो अमेरिकन बन जाएं, जैसे वो भोग विलास कर रहा है हम भी करने लगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। हमको उनको सिखाने की आवश्यकता है कि तुम हमारे जैसा रहो। जो एक अफ्रीकन आपको बताया था कि 38 ग्राम कच्चा चीज़ खाता है प्रतिदिन, तो एक अमेरिकन केवल 4.9 ग्राम ही खाता है। तो हमको अमेरिकन जैसा नहीं बनना है कि सब चीज़ रिफाइन खाना है, उसमें हमको बीमारी होने लगेगा। तो इस बात को हमको समझने की आवश्यकता है। तो यही चीज़ बताने का नाम है सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे। तो आइए इस दिन पर हम प्रतिज्ञा करें कि अन्न को हम देवता समझेंगे और जो भी हम ग्रहण करेंगे उसके प्रति एक अनुग्रह के भाव से भरेंगे। तो सबसे पहले प्रणाम करेंगे उस भोजन को, क्योंकि अगर वो भोजन नहीं होता तो आज हमारा जीवन नहीं होता, हमारी सांसें चल नहीं रही होती। तो इसके लिए जो है कि और सबके कल्याण के लिए प्रार्थना करना है। जब भी भोजन करने जाना है सबके कल्याण के लिए प्रार्थना करना है। कितने लोगों को भोजन नसीब नहीं हुआ, आप कम से कम दुआ कर सकते हैं कि हे ईश्वर उनको भी भोजन चला जाए। आप अगर दे नहीं सकते कम से कम दुआ में रखिए, क्योंकि कलेक्टिव अनकंसेशन में हम लोग सब लोग मिले हुए हैं। तो इस ढंग से जो है कि कृपा भाव रखिएगा। याद रखिए बीमारी गरीबी अमीरी से नहीं, बीमारी जीभ के चटोलपन और शरीर के कर्म कोढ़ीपन से होता है। तो जिसको हम कह रहे हैं भूखमरी का शिकार है, याद रखिए वो आदमी भी चाहे तो बहुत सारा चीज़ है। इंसान अगर चाहे तो बहुत सारा चीज़ ऐसा है जो आज भी आप देखिएगा रोड पर कोई खाने वाला नहीं है। कदम के पेड़ में कदम फरा हुआ है, कोई खाने वाला नहीं है। बड़हर के पेड़ में बड़हर फरा हुआ है, कोई खाने वाला नहीं है। पीपल के पेड़ में पीपल का फल फला हुआ है, कोई खाने वाला नहीं है। गुलर के फल में गुलर फला हुआ कोई खाने वाला नहीं है। तो वो सब भी आप पका के खा सकते हैं, कोई भूखा क्यों है। इतना भांति भांति प्रकार का चीज़ मिला हुआ है। लोकल फूड कोशिश कीजिए लोकल फूड खाने के लिए। लोकल फूड खाने में क्या होता है, उसका ट्रांसपोर्टेशन में डीजल खर्च नहीं होता। तो इस प्रकार का चीज़ ध्यान दीजिए और जो है कि और हर प्रकार का विविधता रखिए भोजन में। एक ही प्रकार का वही रोटी सब्जी मत खाइए, अलग अलग प्रकार का चीज़ जो है कि नया नया चीज़ जो उपजता है वो सब भी खाने का प्रयास कीजिए। और ग्रीन डिश जरूर खाइए, ज़मीन के नीचे उगने वाला चीज़ मत खाइए, ज़मीन के ऊपर उगने वाला चीज़ खाइए। रोज़ 2 घंटा टहलिए। दाल अनलिमिटेड पीजिए, हरा सब्जी जम के खाइए, अंकुरित अनाज मूंग जम के खाइए, रोटी 3 से ज़्यादा नहीं खाइए। तो आप हर बीमारी से बचिएगा। और आप ही नहीं बचिए, सबका कदर कीजिए, सब लोग भी बीमारी से बच जाए। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत कुछ नई नई बातें बताया होगा, सोचने पर मजबूर किया होगा। और अगर ऐसा हुआ है तो ये वीडियो बनाने का हमारा पर्पस सोल्व हुआ और बड़े प्रेम से आपने हमारी बातों को सुना। 1 घंटा 12 मिनट का वीडियो हो गया। तो आपके अंदर मौजूद परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ और मैं अनुग्रह से भर गया हूँ कि जो है कि आपने हमें इतना तवज्जो दिया कि हमारी आत्मा आपकी आत्मा से जुड़ पाई। तो इसी ढंग से प्रेम बनाए रखिएगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे लाइक और शेयर कीजिएगा। याद रखिए लाइक और शेयर इसलिए मत कीजिए कि हमको हमारा कोई नाम हो और हमको कोई यूट्यूब से पैसा कमाना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अगर लगता है कि ये जानकारी और लोगों तक पहुंचना चाहिए तो लाइक और शेयर कीजिए। और जो है कि और अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम हर बीमारी पर वीडियो बनाएंगे, क्योंकि हम हर बीमारी को जड़ से ठीक करते हैं। अगर किन्हीं को हमसे इलाज लेना है तो हमारा नंबर है 8969953194। दूसरा नंबर है 9386999300। और आप हमसे कोई भी बीमारी क्रोनिक होना चाहिए ठीक करा सकते जड़ से, लेकिन उसी मरीज को भेजिएगा जो चीनी चावल आलू खस्सी का मांस मीठा फल दूध मैदा छोड़ देने का प्रतिज्ञा कर ले, दाल जम के पीने का प्रतिज्ञा कर ले, हरा सब्जी जम के खाने का प्रतिज्ञा कर ले, अंकुरित चना के मूंग जम के खाने का प्रतिज्ञा कर ले, 2 घंटा रोज टहलने का प्रतिज्ञा कर ले, आधा घंटा रोज चमड़े को धूप दिखाने का प्रतिज्ञा कर ले। तो उसका हर बीमारी ये डॉक्टर जड़ से ठीक कर देगा। तो ऐसे मरीज को भी आप हमारा फ़ोन नंबर बांट सकते। तो सब्सक्राइब करने से क्या फ़ायदा होगा, जो भी वीडियो बनाएंगे वो आप तक पहुँचेगा। तो हमारा 2 चैनल है, एक है डॉक्टर क्रांति चंदन जयकर और दूसरा है क्रांति जयकर। यूट्यूब में हमारा 2 चैनल है, तो दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसी ढंग से प्रेम बनाए रखिएगा। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके काम आया होगा। तो जब भी भोजन करें तो जाग के करें, इसलिए बुद्ध ने कहा था जाग के रहो, जहाँ भी रहो जाग के रहो और सम्यक भोजन करो। सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, अष्टांगिक मार्ग उन्होंने बताया था। सब कुछ, न एक्सेस न कम। योग का अर्थ क्या हो, योग भी यही चीज़ कहता है, न ज़्यादा न कम, बीच में रहना, बीच में रहना। तो इसी चीज़ का नाम है धर्म की यात्रा और विज्ञान की यात्रा। तो आपसे विदा लेते हैं। स्वस्थ रहें, सुखी रहें, माइंडफुल ईटिंग करें। धन्यवाद।